हर जुबान पर जुनून ऐसा था जो तोड़ गया हर निशान। आजादी के परचम को झुकने ना दिया, अंधेरों के सामने ने उजाले का रुख मोड़ दिया। आज 50 साल बाद हम याद दिलाने आए हैं, आज 50 साल बाद हम याद दिलाने आए हैं, वो कहानी उस हिम्मत और एकता का पैगाम सुनाने आए हैं। यह इवेंट उड़ान द्वारा आयोजित किया गया है, जो केवल एक सोसाइटी नहीं बल्कि साहस, अनुशासन और निरंतरता का सामुदायिक अभ्यास है, जहां सपनों को पंख मिलते हैं, संवाद को शिष्टता और सीख को क्रियात्मक दिशा। आज जब हम आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में लोकतांत्रिक मूल्यों, संस्थागत मर्यादाओं और नागरिक उत्तरदायित्व पर बात कर रहे हैं, उड़ान का संकल्प यही है कि प्रेरणा और आदतों में बदलकर हर छात्र अपने भीतर जागरूक नागरिक, संवेदनशील नेता और जिम्मेदार कर्ता को पहचान सके। हमारे बीच है उपस्थित मिस्टर पूनावाला जी, जिनके साथ उड़ान द मोटिवेशनल सोसाइटी एक पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन प्रस्तुत करेगी। यह चर्चा हमें आपातकाल की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके सामाजिक राजनीतिक प्रभाव और उससे मिली सीखों को गहराइयों से समझने और अवसर देगी। आइए तालियों के साथ, गड़गड़ाहट के साथ हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ पूजा मैम का, जो सभी का स्वागत करेंगी। नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने हृदय की गहराइयों से श्री शहजाद पूनावाला जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय 50 वर्ष आपातकाल, लोकतंत्र से सबक पर विचार साझा करने की सहमति प्रदान की और अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला। सर, आपके अनुभव और विचार हम सबके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। साथ ही मैं उड़ान द मोटिवेशनल सोसाइटी हंसराज कॉलेज का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने इस आयोजन की पहल की और हमें विचार विमर्श का ये सुअवसर प्रदान किया। आज का कार्यक्रम न केवल ऐतिहासिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमें लोकतंत्र की मूलभूत शक्तियाँ और स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और उत्तरदायित्व को समझने और संजोने की प्रेरणा भी देता है। अंत में मैं आप सभी उपस्थित स्टूडेंट्स जो बहुत एक्टिव हैं और जो बहुत जानना चाहते हैं इस विषय के लिए, उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और सो वेरी वेलकम यू ऑल। वेलकम सर। धन्यवाद मैम। अब स्टेज पर मौजूद है हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर पूनावाला जी, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष आदर्श सिंह, उपाध्यक्ष हिमांशी, पूजा मैम और विकास सर। इसी के साथ हम अपना पॉडकास्ट का सेशन शुरू करेंगे। आपकी उपस्थिति आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से ही पता चलेगी, तो ये पर सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए। सभागार में उपस्थित सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज की इस विशेष सभा का विषय है इमरजेंसी, जो भारतीय राजनीति और जिस हिंदी में आप बोल रही हैं, ये सबसे सात्विक पॉडकास्ट साबित होगा। बोलिए। जो भारतीय इतिहास और राजनीति का एक महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। हमारे बीच इस विषय पर चर्चा करने के लिए एक बेहद विशेष अतिथि मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री शहजाद पूनावाला जी। सर, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं हिमांशी और मेरे साथ हैं आदर्श। शहजाद जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने निमंत्रण स्वीकार किया और आज हमारे साथ इस विषय में आप अपने विचार को रखने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, जो लोग कहते हैं कि जेन जी संस्कारों और संस्कृति का पालन नहीं करता, मुझे लगता है ये जेन एस है, जेन संस्कार। जी आदर्श जी, फरमाइए। पॉडकास्ट है, थोड़ा सा हम रिलैक्स होकर बात करेंगे, औपचारिकता के बंधन में इतने नहीं बंधेंगे। ठीक है सर, शुरुआत थोड़ी ठंडी रहेगी, लेकिन आते इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का वो दौर है जिसे आज भी लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। पुनः सर, आपके लिए पहला सवाल ये है कि 50 साल बाद भी आपातकाल को याद करना क्यों जरूरी है और क्यों युवाओं को इस बारे में बताना और इसके बारे में जानकारी देना जरूरी है?
देखिए, सबसे पहले तो हंसराज कॉलेज का, डॉक्टर रमा का, प्रोफेसर पूजा जी का, उड़ान सोसाइटी का, आप सभी लोग जो मंच पर हैं, आप सभी लोगों का, और यहाँ पे बैठे मेरे जेन जी के मित्रों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए बुलाया। और हमने इस बार सोचा कि मैं आऊँ, खड़े होकर भाषण दूँ, इससे बेहतर ये होगा कि हम संवाद करें, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद संवाद है। हमने देखा है कि एक तरफा जो मानसिकता होती है कि माय वे या हाईवे, मैं चुनाव जीतूं तो ठीक, मैं चुनाव हारूं तो मैं इमरजेंसी लगा दूं, मैं कोर्ट केस जीतूं तो ठीक, मैं कोर्ट केस हारूं तो मैं इमरजेंसी लगा दूं, मैं वोट चोरी बोल दूं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता होती है, इमरजेंसी मानसिकता का जो गर्भ है वो एंटाइटलमेंट मानसिकता है। और इमरजेंसी तो हट गई, 50 वर्ष पहले इमरजेंसी लगी जून में, और उसके 21 महीने बाद इमरजेंसी हटी। पर जब तक इमरजेंसी के पीछे उसको गर्भ में रखने वाली, जन्म देने वाली एंटाइटलमेंट मानसिकता समाप्त नहीं होती, तब तक इमरजेंसी का डर बना रहेगा। इसीलिए ये एंटाइटलमेंट से इमरजेंसी की ओर किस प्रकार से लोग, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता के बाहर हो, मानसिकता अगर एंटाइटलमेंट की होती है तो प्रवृत्ति इमरजेंसी की होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि 50 वर्ष बाद भी क्यों याद करना है। भाई, ऐसा सवाल, आप लोगों में से कितने लोगों ने शिंडलर्स लिस्ट मूवी देखी है? शिंडलर्स लिस्ट भाई देखा करो, वो एक पिक्चर देखा करो। शिंडलर्स लिस्ट जो है, यहूदियों के साथ जो नरसंहार हुआ हिटलर के द्वारा जर्मनी में, उस पर यह मूवी स्टीवन स्पीलबर्ग की बनी हुई है। जब कोई स्टीवन स्पीलबर्ग जूस के हॉलोकॉस्ट पे मूवी बनाता है, या आज भी इजराइल में या पूरे देश दुनिया में, यूरोप में भी जहाँ पर नरसंहार हुआ, वहाँ पर यहूदियों के हॉलोकॉस्ट को लेकर एक हम लोग कमेमोरेशन करते हैं कि भाई इतने लाख लोग मारे गए, तो कोई नहीं पूछता कि भाई क्यों आप आज फिल्म बना रहे हो। पर भारत में विचित्र स्थिति ये है कि जहाँ पर संविधान के साथ इतना बड़ा, मैं कहूँगा, खिलवाड़ किया गया, जो संविधान रक्षक अपने आप को बोलते थे वो संविधान भक्षक बने, भारतीय लोगों के, नागरिकों के अधिकार के साथ इतना बड़ा कुकर्म हुआ, लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया, करोड़ लोगों की नर्सबंदियां हुई, मानव अधिकारों का हनन हुआ, तो क्या हम लोगों को इतने काले कालखंड का, इतने ब्लैक चैप्टर का हमेशा रिवीजन नहीं करना चाहिए? एग्जाम के पहले तो रिवीजन होता है, और वो इंग्लिश में भी तो कहावत है कि दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। अच्छा, आपके स्कूल के मोटो में भी इसका एक फलसफा छिपा हुआ है, तमसो मां ज्योतिर्गम। भाई, अंधकार का पता होगा तभी तो उजाले का और प्रकाश का महत्व समझेगा। जब तक अंधकार कैसा था वो याद ना रहे, तो उजाला और प्रकाश की क्या महत्वता है वो नहीं पता चलती। और एक जी, पूजा जी, एक और बात बता, चाहकर भी आदर्श जी कभी इमरजेंसी नहीं भुला सकते, क्योंकि जिस दिन इनका जन्म हुआ है उसी दिन इमरजेंसी खत्म हुई थी। तो इनका बर्थडे 21 मार्च है, और 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हुई। तो सोचिए, आदर्श भी जो है उनके नस नस में आज़ादी और स्वतंत्रता भरी हुई है, तो आप चाहकर भी इमरजेंसी नहीं भूल सकते। पर मुझे एक बात बताइए कि जो अपने आप को संविधान के बड़े निर्माता, संविधान के बड़े रक्षक, सेवियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लाल कॉपी लेकर घूमते हैं संविधान की, वो संविधान की हत्या के बारे में चर्चा हो क्यों उससे घबराते हैं? जो बोलने और स्वतंत्र, बोलने की आज़ादी और स्वतंत्रता की आज़ादी में आपके भी कैंपस में होंगे ही बहुत बड़े पोस्टर बॉयज और पोस्टर गर्ल है, वो इस पर हम बोले इसके लिए क्यों इतना उत्तेजित हो जाते हैं कि यहाँ पर मत बोलिए, इसके बारे में मत बोलिए। मुझे तो लगता है कि भाई तानाशाही कैसे होती है, हिटलर शाही कैसे होती है, टोटलिटेरियनिज्म कैसे होता है, ऑटोक्रेसी कैसे होती है, ये तो बार बार हमको समझना चाहिए। तभी तो जाकर संविधान में जो हमारे बुनियादी अधिकार सुनिश्चित किए हैं उसकी महत्वता और समझेगी।
तो मुझे तो लगता है जो लाल कॉपी लेकर घूमते हैं संविधान के, उनको तो मेरे बगल में बैठना चाहिए पॉडकास्ट में और जवाब देना चाहिए कि जिनके परिवार के डीएनए में इमरजेंसी है, आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि इमरजेंसी लगाने वाले भी आज संविधान की बात करने लगे, तो उनके लिए भी संविधान की चर्चा होनी जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। आपने इमरजेंसी को खंडन किया है जैसे कि बताया गया है। तो आपातकाल को 50 वर्ष हो गए, तो इसे भारत को कैसे याद करना चाहिए? लोकतंत्र की मजबूती का उत्सव या दमन का शोक? सबसे तो पहले इसे याद करना चाहिए कि संविधान प्रावधानों से तो चलता है, पर संविधान असलियत में तब संरक्षित रहता है जब नागरिक इसके प्रहरी बनते हैं, इसके प्रोटेक्शनिस्ट बनते हैं। और नागरिक जागरूकता के चलते ही, नागरिकों के इस टोटलिटेरियनिज्म, इस इमरजेंसी को रिजेक्ट करने के चलते ही हमारा संविधान तब भी सुरक्षित रहा। क्योंकि आप देखिए, याद कीजिए कि जब इमरजेंसी लगाई गई तो बहुत सारी संस्थाएं जिससे ये अपेक्षा थी कि ये इसके खिलाफ, इसके विरोध में उतरेगी, इसके विरोध में वो स्टैंड लेगी, उस समय पर जहां पर संस्थाएं कमजोर साबित हुई, उस समय पर भारत के नागरिकों ने और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ ऐसे महान, मैं कह सकता हूँ, विभूतियों ने, चाहे वो जेपी हो, चाहे वो उस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, युवा अवस्था में अरुण जेटली जी से लेकर मोदी जी थे, बुजुर्ग भी कई सारे लोग शामिल हुए, और बहुत सारे स्ट्रीम से, चाहे किशोर कुमार हो, देवानंद हो, या अलग अलग स्ट्रीम से जो लोग सिटीजन्स सामने आए और इसका विरोध किया, तो ये नागरिक ताकत का सबसे बड़ा परिचायक है। और इसीलिए मैं इमरजेंसी को, वैसे तो संविधान के साथ क्या खिलवाड़ हुआ उस दृष्टि से तो देख ही सकते हैं कि कैसे संविधान बदला गया, संविधान कुचला गया, संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, सब कुछ इंदिरा जी ने उस समय फोड़ दिया हमारी संवैधानिक संस्थाओं पर फिर भी उस हाइड्रोजन बॉम्ब के बाद भी, उस न्यूक्लियर बॉम्ब के बाद भी हमारे देश के नागरिकों ने जिस प्रकार से संविधान की रक्षा की, तो मुझे लगता है कि आज भी संविधान की रक्षा के असली प्रहरी जो है वो नागरिक ही है, और नागरिकों को उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ओके, बिल्कुल सर, हम सहमत हैं आपकी बात से। सर, आप असहमत भी हो सकते हैं। नहीं सर, हम सहमत हैं। सर, कई लोगों का मानना है कि आज भी अलग अलग रूपों में छोटे आपातकाल मौजूद हैं, तो आप इस बात पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दरअसल वो कहते हैं ना, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। अब जिनके डीएनए में ही है कि इमरजेंसी लगा दी, तो उनको लगता है कि हर जगह ही इमरजेंसी चल रही है, क्योंकि आज तक उनके अंदर कोई परिवर्तन ज़्यादा हुआ नहीं है। उस समय क्या था, आप बहुत छोटे थे, आप तो पैदा ही नहीं, मैं जब पैदा नहीं हुआ तो आप लोग कहाँ से पैदा हुए। उस समय पर कांग्रेस पार्टी के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, और उनका एक स्टेटमेंट बड़ा लेजेंडरी स्टेटमेंट था, आज तक किसी ने अपनी तुलना देश से नहीं की होगी, पर उस समय पर एक स्टेटमेंट दिया गया था कि इमरजेंसी को जस्टिफाई करते हुए कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। मतलब कि व्यक्ति ही राष्ट्र है और राष्ट्र ही व्यक्ति है, और इसीलिए अगर व्यक्ति पर खतरा है, व्यक्ति की गद्दी पर खतरा है, क्योंकि उस समय पर इमरजेंसी क्यों आई? इमरजेंसी इसलिए आई क्योंकि 71 में हालांकि सैम मैनेकशॉ और इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पर उसके बाद परिस्थितियां लगातार आर्थिक फ्रंट पर भी, करप्शन के फ्रंट पर भी बहुत बिगड़ने लगी थी, और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, करप्शन, ये बहुत बड़े पैमाने पे होने लगा था। उसी बीच में 1975 में 12 जून को इमरजेंसी लगने के कुछ दिन पहले एक कोर्ट का फैसला आया था कि इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द किया जाता है इलेक्टोरल फ्रॉड के चलते। 14 काउंट्स थे, उसमें से 2 काउंट सही साबित हुए थे कि उन्होंने सरकारी व्यवस्थाओं का और लोगों का दुरुपयोग किया था। इसके चलते इंदिरा जी को सजा मिली, 6 साल के लिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी, उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। तो उसके बाद ये इमरजेंसी लगाई गई, ये तर्क देते हुए इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। आज इंटरनल डिस्टर्बेंस पे आप इमरजेंसी नहीं लगा सकते, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस भी एक ग्राउंड था, अब आर्म्ड रेबेलियन हो सकता है या एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मेरी सीट, मेरी गद्दी चली गई,
तो भारत पर खतरा आ गया, विदेशी खतरा आ गया, और इसीलिए आज मैं इमरजेंसी घोषणा कर देती हूँ। तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया वाली मानसिकता आज भी वही है। आज भी इंदिरा जी के जो राजनीतिक परिवार से है, उनको लगता है कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो जीते नहीं तो लोकतांत्रिक ढांचा जो है उसमें गड़बड़ है। मतलब आज भी वो परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर मानते हैं। मेरा परिवार अगर चुनाव जीते तब तो लोकतंत्र ठीक चल रहा है, मेरा परिवार अगर केस जीते तब तो लोकतांत्रिक और जुडिशरी न्यायपालिका ठीक चल रही है, और अगर मेरा परिवार हारे तो लोकतंत्र पे खतरा है। इस मानसिकता से ग्रसित होकर जब परिवार तंत्र पर खतरा मंडराता है तो उनको लोकतंत्र पर खतरा नजर आता है। और इसीलिए आप देखिए कि आज भी वही प्रवृत्ति है कि हर जगह पर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ, एक डेमोक्रेटिक संस्थाओं के खिलाफ डेफिसिट और ट्रस्ट डेफिसिट पैदा करना। अब जहां तक मिनी इमरजेंसी, मुझे बताइए ये मिनी इमरजेंसी क्या होती है? मतलब तर्क के आधार पर भी देखा जाए, ये थोड़ी थोड़ी इमरजेंसी चलती है क्या? मतलब कि थोड़ी थोड़ी इमरजेंसी में रात के 9 बजे आप प्रधानमंत्री को रोज आप भरपेट गालियां दीजिए डिबेट में, 5 बजे से शुरू हो जाइए दंगल से लेकर हल्ला बोल से लेकर उधर से इधर आप गालियां दीजिए। सोशल मीडिया अब इतना फैला हुआ है, पहले तो 4, 5, 6 चैनल होते थे, वो चैनल के पत्रकार और किस प्रकार से मैं कहता हूँ रिश्ता होता था राजनीतिक दलों का या परिवारों का, जिसे मैं जोड़ी मीडिया कहता हूँ। गोदी गोदी तो बहुत जोड़ी मीडिया उस समय होता था कि मैं तुम्हें पद्मश्री दूं, तू मुझे रिपोर्टिंग दे, ऐसा वाला चलता था। 4 चैनल होते थे, ना सोशल मीडिया था, ना इतना इंटरनेट का फैलाव था, रेट इंटरनेट के इतने महंगे थे, एक्सेस टू इंटरनेट इतना कम था, ना मोबाइल फ़ोन इतने सस्ते थे कि हम भाई हर व्यक्ति पत्रकार बनता। तो एक कंट्रोल सिस्टम में जब आप लोग सिस्टम चलाते थे तब तो वो बहुत ही अच्छा था। और आज जब भरपेट गालियां दे रहे हैं, टीवी पे आके टीका टिप्पणी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर आप लगातार लिख रहे हैं, मोदी जी को यहां तक कि उनकी माता जी को एक नहीं 3 बार गालियां दी है। एक दरभंगा में दी, उसके बाद एआई वाला डीप फेक वीडियो बनाया, और अभी राजद के कार्यकर्ताओं ने, तेजस्वी जी मंच पर थे तब गाली दी। 150 से अधिक गालियां आपने प्रधानमंत्री को दी कि हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, फलाना फलाना हो जाएगा, गंगू तेली, नीच, भस्मसूर, गंदी नाली का कीड़ा, यहां तक बोल दिया, और एक भी व्यक्ति इसमें से जेल नहीं गया। और उसके बाद आप कह रहे हैं मिनी इमरजेंसी। तो ये देखिए, ये वही है कि मेरा परिवार ना जीते तो लोकतंत्र खतरे में है। ये इमरजेंसी उनकी मानसिकता में है, उनकी प्रवृत्ति में है, उनके एंटाइटलमेंट मानसिकता में। अब तो मुझे कल, मैं 2 दिन पहले यहाँ पे मेरा तो प्रोग्राम तय हो गया था, मैं डर रहा था आने से। पता है क्यों? मुझे लगा कि अभी दूसू में जो हो गया है ना, वहाँ पे जेन जी ने, वहाँ पे भी जेन जी ने हाथ छोड़ दिया। अच्छा, एक दिन पहले अपील की थी कि जेन जी आओ साथ में, जो नेपाल में हुआ है वो यहाँ होना है। हाँ, तो वहाँ डूसू में भी जेन जी ने हाथ छोड़ दिया। और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं मानी जाती, हम लोग तो अभी उभर ही रहे हैं वहाँ पे तो सारी सीटों पे। अच्छा, ये जो डूसू में भी 3 आउट ऑफ 4 जीते हैं, वो चौथा वाला भी ओरिजिनल एबीवीपी है। वो इसलिए चला गया, उसको टिकट नहीं मिला था। तो मुझे लगा मैं यहाँ आऊँगा तो पता नहीं कि यहाँ पे आ जाएगा तब तक कोई कि एक प्रेस वार्ता होने वाली है और एक बम फूटने वाला है कि डूसू में वोट चोरी हुई। तो मुझे लगा कि यहाँ पे फिर एक और पावर पॉइंट हो जाएगा कि कैसे डूसू के वोट चुराए गए। भाई, आप लोगों के वोट चुराए गए क्या? आपने वोट किया था? हाँ, वोट किया था कि नहीं किया था? चलिए, तो मुझे लगा कि यहाँ पे मिनी वोट चोरी। सर, हमारे क्वेश्चन आंसर्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस यही थे कि वोट चोरी हुई है, उस पे आपका क्या कहना है? तो ये वोट चोरी नाम की जो चिड़िया है, ये कितनी शानदार चिड़िया है। देखिए आप, ये वोट चोरी नाम की चिड़िया उड़ती है और सबसे पहले वो महाराष्ट्र में तो वोट चोरी कर लेती है, ठीक है, पर झारखंड में वोट चोरी नहीं करती। गजब है। फिर झारखंड में वोट चोरी नहीं होता, पर वो थोड़ा सा ऊपर जाती है, हरियाणा में वोट चोरी हो जाता है, पर उससे थोड़ा ऊपर जम्मू कश्मीर में वोट चोरी नहीं करती। फिर दक्षिण में आती है तो कर्नाटका तेलंगाना दोनों स्किप कर देती है।
ये गजब की वोट चोरी है भाई। ये मतलब सीमाओं के पार ही नहीं, यहाँ पे वोट चोरी नहीं हुआ, वहाँ पे हुआ नहीं, वहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ। अच्छा, वोट चोरी से पहले ये लोग पहले बोलते थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है बोलते थे। यस सर। अच्छा, ईवीएम गड़बड़ ही था तो वोट चोरी रोल में करने की क्या जरूरत थी? लॉजिकली मैं बात कर रहा हूँ, अगर ईवीएम ही तो या तो वो आरोप गलत था कि ईवीएम कोई गड़बड़ नहीं था, और इस पे 41 फैसले आए कि वो ईवीएम बिल्कुल ठीक है। पर उसके बाद क्योंकि ईवीएम पर दाल नहीं गली, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, तो इसी बहाना है, परिवार को बचाना है, बिहार में जो होने वाला उसका अंदाजा पहले से लग जाना है, इसीलिए एलिबाई बनाना है। तो ये एलिबाई बनाने वाली जो है पूरी एक प्रक्रिया है कि भाई अपना दोष किसी और पे मढ़ो। तो ताउम्र राहुल गांधी और उनकी पार्टी यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पे थी, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आईना साफ करती रही। या यूं कहे कि गलती बेटा में था, ये लोग डेटा को गाली देते रहे। अब बेटा सुधारो, डेटा के पीछे पड़ गए हो। पर मुझे इसकी बात, मुझे ये समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र का उदाहरण स्पेसिफिक लेते। महाराष्ट्र में राहुल जी ने पहले आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में वोट चोरी। तो महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई तो पूछा गया उनसे कि राहुल जी वोट कैसे चोरी हुए? वोट बढ़ा दिया आपने। कितने वोट बढ़ाए? एक दिन राहुल जी बोले 1 करोड़, अगले दिन बोले 70 लाख, पत्र लिखा तो उसमें बोला 40 लाख। अब कहना क्या चाहते हो भाई? कितने वोट बढ़े? एक तो आंकड़ा दो, वो मीम है ना, कहना क्या चाहते हो बताओ तो। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो कोई वोट चोरी कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, पीआईएल डिसमिस। और फिर अभी 2-4 दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट में राहुल जी का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था वो भी सारा कुछ समेट वमेट के लोग गए और वहां पे भी पीआईएल डाली, और पीआईएल डाली तो वो कॉस्ट के साथ रिजेक्ट हो गई। हरियाणा में बोलते कि वोट चोरी हुआ, उन्हीं की नेत्री है कुमारी शैलजा, दलित अनुसूचित जाति से आती। यस सर। उन्होंने कहा कोई वोट चोरी नहीं हुआ है, ये हम हारे चुना, ये हुड्डा जी की वजह से हारे, हुड्डा जी जिम्मेदार है। आप ही के नेता आपकी बातों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, झारखंड में हुआ कि नहीं हुआ? झारखंड वाले उनके जेएमएम बोलते नहीं यहाँ पे तो ठीक था। और फिर जम्मू कश्मीर वाले उमर अब्दुल्ला साहब भी बोलते कि यार ये बचकाने आरोप लगाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा, लास्ट पॉइंट, आप लोग सब सोशल मीडिया में जुड़े हुए, इनका मूल आरोप आजकल जो लग रहा है, जो पावर पॉइंट 1, 2, 3, हाइड्रोजन 1, न्यूक्लियर 1, ये सब जो फट रहा है रोज बम, इनका मेन आरोप यह है कि 24 के चुनाव प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी से जीते। अच्छा, अभी बोल रहे हैं कि वोट हमने हटा दिए, महाराष्ट्र में था वोट बढ़ा दिए, अब बोल रहे कि वोट डिलीट किए। ठीक है, अब चेंज हो गया, वो ईवीएम छोड़ दिया, फिर वोट बढ़ाए छोड़ दिया, अब वोट घटाए। ठीक है, महाराष्ट्र में अगर वोट चोरी हुए थे, 14 में इनकी सरकार थी, जब चुनाव हुए, आम चुनाव इनकी सरकार थी, तब भारतीय जनता पार्टी को 282 मिले, ये 44 पे आ गए। आज 2024 में जब चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी 240 पे आई, ये 99 पे गए। और 99 पे जाने के बाद आपको ऐतिहासिक सेलिब्रेशन का वीडियो याद है कि नहीं? यस सर। याद है वो? यस सर। तो सेलिब्रेट किस बात का कर रहे थे? अगर आपको लग रहा था कि आपके साथ धोखा हुआ है तो 24 में तो आप सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको यकीन नहीं था कि 99 आएगी। और जब 99 आई तब बोलने लगे मोदी जी को देखो सबक सिखा दिया, जनता ने सबक सिखा दिया। और 1 साल बाद याद आया कि नहीं, जनता ने नहीं सबक सिखाया, तो वोट चोरी हो गया। हम भी कितने बेवकूफ है भाई, हम वोट चोरी किए पर इतने वोट नहीं चुराए जितने कि, अब देखो ये कांग्रेस वाले इसका आधा क्लिप काटेंगे, मुझे पता है, तो मैं इसीलिए बीच में डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, ये उदाहरण दे रहा हूँ, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं ऐसा हुआ। ये लोग तो वही है, क्लिप कटिंग एक्सपर्ट है। तो भाई साहब 282 से ज्यादा ही ले लेते ना अगर करते थे। और ईवीएम सेट था कि नहीं था? तब तक तो आप कहते थे ईवीएम सेट था, तो क्या था? इन आरोपों में कोई तथ्यात्मक बात है ही नहीं। 2024 में जो राहुल जी ने पहली प्रेजेंटेशन की कि वोट चोरी हुआ है, वो कर्नाटका पे की थी। राहुल जी को एक पूरा ब्रीफिंग नहीं करते ये लोग। इनके जो भी ट्यूटर प्रोफेसर है, ये पूजा जी जैसे नहीं, आधा चैप्टर सिखा के छोड़ देते। राहुल जी आए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के सामने खड़े हुए, पावर पॉइंट के सामने सब कुछ बोल दिया। 24 में देखो वो सीट, एक सीट ली, एक सीट पे पूरा एनालिसिस कर दिया कि पूरे देश के चुनाव
किस प्रकार से प्रभावित हुए। राहुल जी से उन्हीं के एक नेता ने बोला, राजन्ना जी, ट्राइबल समाज से आते हैं, उन्होंने बोला, राजन्ना जी ने बोला कि राहुल जी एक छोटी गड़बड़ ये हो गई कि 23 में विधानसभा हम जीत गए, 23 के बाद 24 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो कर्नाटका में राज्य की व्यवस्था हमारे हाथ में थी, तो जो बीएलए तो हमारी पार्टी के है ही, पर बीएलओ भी जो होते हैं, चुनाव आयोग कोई वो मार्स या जुपिटर या वीनस या रोम से तो नहीं ला रहा, ये सब यहीं से हमारी स्टेट के अधिकारी है। तो हमारे स्टेट के अधिकारी और मंत्री कौन सा, मतलब वो क्या बोलते हो, ये बोलना नहीं चाहिए, नशा करके बैठे थे, है ना। तो कौन सा नशा करके बैठे थे कि भाई उन्होंने उसको नहीं रोका उस समय पे। ना हमारे बीएलओ अधिकारी होता है जो चुनाव की व्यवस्था देखता है, बीएलए पार्टी के होते हैं जो देखते हैं कि भाई गलत नाम कटा है तो उसको जोड़ दो, गलत नाम जुड़ा है तो उसको हटा दो, ये उनके साथ ड्राफ्ट रोल शेयर होती है। वो बीएलए भी क्या कर रहे थे, बीएलओ भी क्या कर रहे थे। अगले दिन राहुल जी ने फोन उठाया और राहुल जी ने बोला, खड़गे जी के तो वैसे ही कोई नहीं सुनता, राहुल जी ने डायरेक्टली फोन करके सिद्धरामैया जी से कहा, चीफ मिनिस्टर से कहा कि ट्राइबल मंत्री को तुरंत हटाओ। तो सिद्धरामैया जी ने बोला, रेजिग्नेशन ले लूं ना, रेजिग्नेशन नहीं लेना है, संदेश देना है कि हमने हटा दिया। ये तो इनकी डेमोक्रेसी चल रही है भाई। पार्टी में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी जगह लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। परिवार में लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पा रहे और पूरे जगह लोकतंत्र का ज्ञान फैला रहे हैं। और मैं आपको बोलूं भाइयों बहनों बच्चों, सबसे पहले वोट चोरी का और ये जो बोलते हैं ना इमरजेंसी का, सबसे पहले कोई भुक्तभोगी है तो तुम्हारा भाई है। मैं एक समय में कांग्रेस में था, ठीक है, हमने कांग्रेस में जब था तब मैंने 2017 में सो कॉल्ड चुनाव हो रहे थे कांग्रेस पार्टी में। वो चुनाव तो नहीं थे, वो ताजपोशी थी। आपने देखा ना मुगल सल्तनत में भी होता था। यस सर। हाँ, वो अपने बेटे को बनाते थे, अकबर ने अपने बेटे को, आगे वैसे ही वो चल रहा था। नाम दे रहे थे चुनाव का, तो मैंने बोला चुनाव कहाँ से हो रहा है भाई, चुनाव हो रहा है तो मैं भी कंटेस्ट कर लेता हूँ, जरा इलेक्टोरल रोल अपनी दिखाना, कहाँ से ये चुनाव के लिए तैयार किए गए डेलीगेट। तो तुरंत मुझे अगले दिन पार्टी से ही निकाल दिया। भाई इमरजेंसी और वोट चोरी तो यहाँ पे है, तो कांग्रेस तो इमरजेंसी की भी और वोट चोरी की भी जननी है। और बताओ, जो खुद महाचोर है, जमीन चोर है, चारा चोर है, नल चोर है, लैंड चोर है, गलत नहीं सुनना समझना, लैंड चोर है, ये सारे चोर मिलके अब संवैधानिक संस्था को बोल रहे तुमने चोरी की। तो मुझे लगता है कि ये तो यही है ना कि भाई वो क्या बोलते हैं जेनजी की भाषा में कि यार ये तो डिलुलू है। यस है ना, ये डिलुलू है। Yes. और ये कोई क्यूटू नहीं है, ये डिलुलू है। धन्यवाद सर। तो सर मेरा अगला प्रश्न है कि इमरजेंसी के टाइम सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की तरफ रुझान दिखाया था, तो क्या आप इसे जुडिशरी का ब्लैक स्पॉट मानते हैं? देखिए, मैं तो कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि मैं जुडिशरी जैसी बड़ी संस्था पे कोई कमेंट्री करूं, पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रख देता हूं। इमरजेंसी के दौरान ये जुडिशरी ही थी जिसने इमरजेंसी लगने से पहले, मुझे लगता है 1973 का केस था, केशवनंद भारती केस, जिसमें कि सबसे बड़ी बेंच बैठी थी और उसने इंदिरा गांधी की इतनी ताकतवर सरकार को भी कहा कि आप संविधान में 368 के तहत, 368 के तहत अमेंडिंग पावर्स तो संविधान को करने का, अमेंड करने का तो आपको अधिकार है, पर अमेंडमेंट के नाम पर आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को तहस नहस कर दो, ये नहीं किया जा सकता। ये संविधानिक पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय पर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि 12 जून 1975 में पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनको कोर्ट बुलाना, उनकी सुनवाई हुई, उनके गवाही हुई और उसके बाद उनको सजा की, और वो भी एक लोअर कोर्ट ने किया। तो ये भी जुडिशरी के हक में जाएगा कि जुडिशरी ने उतनी ताकत, दमखम दिखाया। जिस जुडिशरी के ऊपर आप बोल रही है, जो जिसको हम कहते हैं एडीएम जबलपुर केस, उसमें हालांकि जजेस थे जिन्होंने ये सपोर्ट किया स्टैंड, जो आज हो ही नहीं सकता क्योंकि उस व्यवस्था को हमने बंद कर दिया है कि आर्टिकल 21 हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, ये सस्पेंड किए जा सकते हैं सरकार के द्वारा जब इमरजेंसी हो। ये सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस ने इसको सपोर्ट किया और वो उस समय पर उसको अपहोल्ड किया। पर उनमें से भी एक जज थे
हंसराज खन्ना, HR खन्ना, हंसराज ही था उनका नाम, तो हंसराज ही था, देखो हंसराज का वहाँ पे भी रोल था। तो हंसराज खन्ना, HR खन्ना ने स्टैंड लिया कि ये नहीं किया जा सकता, और इसके लिए उस जज को भुगतना पड़ा, क्योंकि पहली बार जुडिशरी में सुपरसीडिंग करके जिस व्यक्ति ने फेवर में जजमेंट दिया था AN रे ने, उनको चीफ जस्टिस बनाया गया, फिर उनके बाद भी कुछ और लोगों को चीफ जस्टिस बनाया गया, पर इनको इग्नोर किया गया। पर कालखंड कैसे चक्र घूमता है, काल का चक्र कैसे घूमता है कि इसी HR खन्ना के भतीजे ने अब न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में संजीव खन्ना ने शपथ ली, और उसमें पता है राहुल गांधी, हालांकि नेता प्रतिपक्ष रहना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष गायब रहे। तो काल चक्र भी कैसे घूमता है। तो देखो जुडिशरी ने कई ऐसी चीजें भी की जिस पर आप ये सवाल कर सकते हैं कि भाई क्या जुडिशरी ने अपना रोल निभाया, क्या इन इंस्टीट्यूशंस ने अपना रोल निभाया। और ये भी कहा जा सकता है कि जुडिशरी ने एक ताकत दिखाई, तभी इंदिरा जी ने इस प्रकार की इमरजेंसी लगाई। तो देखने के दोनों नजरिए मुझे लगता है वैलिड है। अब मैं बाकी चीजें तो जनता के विवेक पे छोड़ता हूं, पर हाँ अब कुछ चीजें ऐसी हो चुकी है जिसको कभी भी हम लोग रिविजिट नहीं कर सकते, जैसे कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पे इमरजेंसी नहीं लग सकती। इमरजेंसी लगने पर भी अब हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं हो सकते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है, संविधान के बुनियादी स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, वो संविधान का वो इंटरप्रेट करने का पावर कोर्ट को ही, सुप्रीम कोर्ट को ही है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को ट्रैवर्स भी किया है, जिससे कि हमारे संवैधानिक संस्थाएं और मजबूत हुए। पर हाँ, संवैधानिक संस्थाएं खास करके इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी, इनके पास कोई तलवार या हथियार या पैसा नहीं होता। जैसे एग्जीक्यूटिव के पास क्या होता है कि पावर ऑफ आर्म फोर्सेस, पावर ऑफ पुलिस, पावर ऑफ पैरामिलिट्री, गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी होती है। संवैधानिक संस्थाएं जो इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी होती है, उनके पास केवल अपना एक स्टैचर, एक हायर पेडेस्टल पे उनको रखते हैं, इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ जुडिशरी भी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी पनिशेबल ऑफेंस होता है। पर जब आप उसके इस हायर स्टैचर को ही रोज स्पिट एंड रन वाले या हिट एंड रन वाले एलिगेशन से तार करोगे, तो दरअसल संवैधानिक संस्थाओं की जो नींव है उस पर आज भी आप हाइड्रोजन बॉम्ब लगा के उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ना पब्लिक डोमेन में आके जवाब देने का अवसर होता है, और इनकी अगर क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाए, जैसे हम देख रहे हैं ना बगल के देशों में क्या हुआ, आप एक आरोप लगाओ, आरोप का प्रमाण मत दो, डेमोक्रेटिकली चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट करो, मन में बीज बो दो, फिर वो मन में बीज बोने के बाद आप बोलो कि अब देखो वो कहाँ पे भी उपाय नहीं मिल रहा है, सड़कों पे आना होगा, और सड़कों पे आएंगे तो हिंसा करनी होगी। इसीलिए आम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा ने संविधान दिया हमें, तो आम्बेडकर जी ने तो यहाँ तक कहा, और आप चेक कर लेना कि इवन द प्रोटेस्ट ऑफ महात्मा गांधी जी का तो प्रोटेस्ट अहिंसात्मक, महात्मा गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस से लेकर बाकी, उसको भी आम्बेडकर जी ने ग्रामर ऑफ अनार्की कहा। बाकी हिंसात्मक प्रदर्शन तो छोड़ दो, अहिंसात्मक प्रदर्शन जो महात्मा गांधी का था उसको बाबा साहेब आम्बेडकर जी, संविधान निर्माता, हमारे जिनको हम मानते फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि दिस वुड बी द ग्रामर ऑफ एनार्की इन अ कंट्री विच इज रन बाय रूल ऑफ लॉ। अब आप समझ लीजिए इससे कि किस दिशा में जाने का प्रयास कुछ लोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जेन जी इनके झांसे में नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के इनके पास केवल जेन डी, जनरेशन डायनेस्टी बचा हुआ है। मेरे सवाल कुछ और थे, लेकिन आपके बातों से निष्कर्ष ये निकला कि जो आज भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, एक समय में भारत जोड़ने ही नहीं दे रहे थे। ने पूछे इनसे कि भारत तोड़ा किसने पहले, जब टुकड़े हुए भारत के, विभाजन हुआ, जिसकी भी हम विभीषिका जब मनाते हैं, और विभाजन के पीछे किस प्रकार की प्रवृत्ति और किस प्रकार के खलनायक उसके लिए जिम्मेदार थे, उसका पाठ अगर इतिहास की किताबों में आता है, भाई जो लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ने के लिए ललाहित है, उनको ये समस्या हो रही है कि भाई उस समय पर भारत का विभाजन के जो खलनायक हैं उनकी क्या भूमिका रही, वो मना पढ़ो। इमरजेंसी में कौन खलनायक रहा वो नहीं पढ़ना। हाँ, पर जिन लोगों ने
आक्रांता बन के वो आए और देश को लूटा, उनके बारे में पढ़ना है तो वो किस प्रकार की रिएक्शन देते। तो ये भारत तोड़ा किसने, पहले उसको पूछिए कि भारत तोड़ा किसने। और भारत जोड़ना है तो बताइए ना, कि भारत जोड़ना है तो आप बताइए कि किस प्रकार से आपके जो नैरेटिव्स होते हैं, कभी भाषा में, कभी जाति पर, कभी मजहब पर, बांटने की बात करने वाले जोड़ने की बात कर रहे हैं। जी जी, लोकनायक प्रकाश जी ने दिक्कत जी के लाइन दी उसमें कि सिंहासन छोड़ो कि जनता आ रही है, तो आपको क्या लगता है लोकतंत्र की रक्षा में कलम ज्यादा मजबूत है या सड़क पे उतरना? देखिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूक नागरिक सबसे ज्यादा जरूरी है। जागरूक नागरिक जब होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि द प्राइस ऑफ लिबर्टी इज कांस्टेंट विजिल। जब आप जागरूक होते हैं और अपनी जागरूकता से, अपनी अवेयरनेस से, जो नागरिक के पास वोट का अधिकार है, उस वोट के अधिकार के माध्यम से आप किसी भी गलत चल रही चीज को बदलते हैं, तो संवैधानिक तरीका तो हमारे देश में यही तय हुआ है कि हम वोट के माध्यम से, और हर एक के पास एक वोट का अधिकार है। हाँ, ये जरूर है कि आज जब आप कह रहे थे कि मैं वोट बैंक बनाकर कुछ लोगों को एक कर दूंगा और बाकी लोगों में विभाजन करके चुनाव जीतूंगा, पर जब लोग इस प्रकार की राजनीति को रिजेक्ट करते हुए भारत प्रथम को रखते हुए वोट करते हैं, तो आप फिर उनके विवेक पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। किसी भी सिविलाइज्ड डेमोक्रेसी में जो रूल ऑफ लॉ से गवर्नड है, और खास करके हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को अहिंसात्मक तरीके से तो रखने का पूरा अधिकार है, पर हमारी वो व्यवस्था नहीं है जहां पर सड़कों पर उतरकर आप व्यवस्था को पलटाने के लिए, तख्ता पलट करने के लिए, या आप जो कहते हैं ना, कुछ लोग अब देख सकते हैं, नक्सलियों का तो वही था सोच कि हम बैलेट को नहीं बुलेट को मानते हैं, डेमोक्रेसी थ्रू द बैरल ऑफ द गन। इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इसको हमने, हमारे संविधान के निर्माताओं ने स्पष्ट तरीके से इसको नकार दिया है, और यही चीज़ हमें हमारे अगल बगल के देशों से अलग करती है। अगल बगल के देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमज़ोर हुई है, क्योंकि वहाँ पर वोट नहीं, वहाँ पर पावर ऑफ द स्ट्रीट, वीटो पावर ऑफ द स्ट्रीट ज़्यादा प्रभावी रहा। यहाँ पर वोट ज़रूरी है, वीटो नहीं, और ये वोट के माध्यम से देश और संविधान की व्यवस्था चलती है, वीटो से नहीं, माई वे और हाईवे से नहीं। ओके सर, तो सर हमें जो हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ाया गया है 11-12 तक, उससे हमें ये देखने को मिलता है कि संविधान जितना कागज पर मजबूत दिखता है उतना है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हिस्ट्री की जो हमारी बुक्स हैं वो हमें सही इमेज दिखाती हैं? हमारे हिस्ट्री के टीचर विकास सर भी आप ही है, हिस्ट्री के प्रोफेसर साहब भी हिस्ट्री टीचर भी हैं यहाँ पे। देखिए, एक कहावत है कि हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टर्स, और जो हिस्ट्री को कंट्रोल करता है वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। कांग्रेस पार्टी जब उनकी सरकार बनी, तो उन्होंने जिस प्रकार से, जिस दृष्टिकोण से इतिहास के अंदर चीज़ों को इंक्लूड किया, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ, मैं केवल फैक्ट्स आपके सामने रखता हूँ। आप लोगों में से अगर मैं किसी को भी उठा दूँ यहाँ पर, किसी को भी यहाँ पे उठा दूँ, किसी को भी उठा दूँ, और मैं उनसे कहूँ कि भाई 4 मुगल बादशाहों के नाम आप मुझे बताओ, कोई बता पाएगा 4 मुगल बादशाहों के नाम? हाँ, रेड टी शर्ट, 4 बता दिए। मुगलों का शासन कितने साल रहा हिस्ट्री सर? 300 साल। अहोम का कितने साल रहा? अहोम डायनेस्टी का 500-600 साल मुगलों को हराया। मिस्टर रेड टी शर्ट, अहोम डायनेस्टी के 4 राजाओं के नाम बताना। एक बता पाए, और वो तो मुझे पता है, वो भी इसलिए पता है आपको क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने उनकी 400वीं जन्म जयंती के अवसर पर दिल्ली में कार्यक्रम किया, तो आप लचित बरफुखान जानते हैं। उसके अलावा समाप्त। चलिए, हम लोगों को ये पता है कि भाई
अकबर का बाप कौन था, शाहजहां का बाप कौन था, औरंगजेब का बाप कौन था। अब मैं पूछना चाहता हूं, प्रभु श्री राम के पिताजी का नाम तो पता है सबको, उनके पिताजी का नाम पता है? हम अपने आदर्शों के बारे में कुछ नहीं जानते, और जिन लोगों ने आक्रांता बनकर इस देश पर, इस देश के संसाधनों पर हमला किया, और मैं इसको धर्म के चश्मे से, मजहब के चश्मे से मत देखिए। औरंगजेब या मुगल कोई है, वो मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। ब्रिटिशर्स को कोई क्रिश्चियन जाके वो पार्लियामेंट की बिल्डिंग को देखकर नहीं बोलता कि भाई मेरे बाप दादा ने बनाया। आपने देखा है कभी कोई क्रिश्चियन बोले कि देखो ये तो ये गेटवे ऑफ इंडिया, ये तो हमारे बाप दादा ने बनाया? नहीं, कोई नहीं बोलता। मुगल आए, उन्होंने शासन किया, राज किया, कुछ अच्छी चीजें की होंगी, बहुत सारी बुरी चीजें भी की, उसका ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस होना चाहिए। पर आप एक का तो महिमा मंडन करते हैं, बिना तथ्यों के लिखते हैं कि भाई यहां पे मंदिर बना दिए, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। आरटीआई पे मांगा जाता है तो बता नहीं पाते। और दूसरी जगह जो भारत की जो इंडिक सिविलाइजेशन है, उसको आप पन्नों से गायब कर देते। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, या वीर सावरकर जी हो, या बिरसा मुंडा जी हो, या लचित बोरफुखान हो, या हमारे चोला डायनेस्टी हो, किसी के बारे में उतने व्यापकता से नहीं पढ़ाया जाता है। और जो भारत की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री के भी अहम और महत्वपूर्ण पड़ाव है राजनीतिक दृष्टिकोण से, उसके बारे में खुले तौर पर कोई चर्चा या पढ़ाया नहीं जाता है। वरना आप मुझे बताइए कि इमरजेंसी के बारे में कितनों ने पढ़ा है? और क्या संविधान पे इतनी बड़ी चोट, जो मुझे लगता है कि सबसे गहरी चोट थी संविधान पर, उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? तो ये एक तरफा एक लेंस लगाकर वोट बैंक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के हिसाब से हिस्ट्री को सिखाना, ये बहुत गलत है। और इसीलिए आज हिस्ट्री को बदला नहीं जा रहा। जो नहीं बताया गया, जो छूट गया था, जो डेलिबरेटली अंडरप्ले किया गया था, अंडरमाइन किया गया था, उसको केवल बताया जा रहा है। मैं लास्ट में इसमें एक एग्जांपल देना चाहता हूं, हमारी सोच और बाकियों की सोच में कितना अंतर है। इससे पहले की जो सरकारें थी, वो क्या म्यूजियम बनाती थी? इंदिरा म्यूजियम बनाइए, राजीव का म्यूजियम बनाइए, अपने कालखंड में अपने आप को भारत रत्न दीजिए, नेहरू मेमोरियल बनाइए। हमारे प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने एक म्यूजियम बनाया तो सभी देश के प्रधानमंत्रियों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय बना दिया, जिसमें कि भाई मुझे बताइए, देवेगौड़ा जी का कोई योगदान नहीं है क्या? आई.के. गुजराल जी का कोई योगदान नहीं है क्या? चंद्रशेखर जी का कोई योगदान नहीं है क्या? अरे अपने नरसिम्हा राव जी का तो योगदान मानो भाई। नरसिम्हा राव जी के तो अंतिम समय पर उनके शव को 24 अकबर रोड के दफ्तर में घुसने तक नहीं दिया। इनको हमसे नहीं, इनको हिस्ट्री के महानायकों से नहीं, इनको तो अपनी पार्टी में नॉन पारिवारिक यशस्वी लोगों से दिक्कत है भाई। एंटाइटलमेंट मानसिकता, मैं ही हूं सब कुछ, हम में है दम, बाकी सब पानी कम। तो ये मानसिकता के चलते अब देखो, सरदार पटेल की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई 182 मीटर की, आज तक कितनी इतनी बड़ी प्रतिमा पूरी दुनिया में किसी की नहीं है। सरदार पटेल कोई भाजपाई तो थे नहीं, हमने फिर भी प्रतिमा बनाई, उनका सम्मान किया। सरदार पटेल का जन्म दिवस कब है? आपको पता है कि 31 अक्टूबर को एक और घटना हुई? बताओ, रेड टी शर्ट, तुम्हें सारे आंसर पता है, तुम ही बता दो। क्योंकि हमारे देश की बहुत ही ताकतवर, मजबूत और सम्मानित प्रधानमंत्री इंदिरा जी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या उस समय पर 31 अक्टूबर को हो गई। इसके चलते कांग्रेसियों ने कभी 31 अक्टूबर पे हमारे सरदार पटेल आयरन मैन का जन्मदिन है उसको कभी नहीं मनाया। इतनी सारी रियासतों को एक करके उन्होंने देश को अखंड किया, एक जोड़ा, उसके बारे में एक चर्चा नहीं की। चर्चा केवल किसकी हुई? जो परिवार से है। तो यही अंतर है सोच में, और इसी के चलते जिनका योगदान आज तक छिपा हुआ है या हटाया गया है या बताया नहीं गया, उनको देना, उनका योगदान स्मरण करना, ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद सर। सर, मेरा अगला सवाल है कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के नेतृत्व को आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक अधिनायकवादी कदम था या लोकतंत्र की मजबूरी थी? देखिए, इमरजेंसी के कालखंड में
इंदिरा गांधी जी और इंदिरा गांधी जी से भी ज़्यादा संजय गांधी जी का जो रोल था, उसके बारे में तो मुझे लगता है देश की जनता ही अपने विवेक से तय करे कि वो किस प्रकार की चीज़ें चाहते थे। मैं आपको 2-3 ऐसे फैक्ट बताता हूँ, बाकी सब तो आप जानते होंगे। आपको पता है कि मेरी जनरेशन से पहले, मैं मिलेनियल, मेरे से पहले बूमर हैं, तो इनके बहुत एक फेवरेट सिंगर है किशोर कुमार। किशोर कुमार का नाम सुना है कि नहीं? यस सर। कोई गाने पता है? रेड टी शर्ट आप ही बता दोगे। बताओ किशोर कुमार का कोई गाना। पता नहीं, ऐसे ही बोल रहे हैं आप, स्पॉटिफाई पे देख लो। एनीवे, किशोर कुमार जी ने उस समय पे बहुत सारे कलाकार थे जो यूथ कांग्रेस के मंच पर जाकर उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन किया। दिलीप कुमार ने किया, फिर सुनील दत्त जी ने किया। सुनील दत्त जी के बारे में ये बताया जाता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, किताब में लिखा है, किसी ने, एक पत्रकार ने छापा है कि नरगिस, शायद उनकी शादी नरगिस से थी। यस सर। नरगिस जी को विदेश में कहीं पे चोरी करते हुए पकड़ा गया, तो उस बात को दबाने में कि सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि वो कहीं आए ना, तो इसके लिए वो उनके कृतज्ञ थे और इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी का समर्थन भी किया। ये किताब में लिखा है, मुझे नहीं पता। ये मैं इसकी लायबिलिटी भी लेता हूँ भाई, कॉलेज वालों को परेशान मत कर देना कांग्रेस वाले। तो दूसरी बात ये है कि कई सारे कलाकारों ने समर्थन किया इमरजेंसी का, पर देवानंद जी ने और किशोर कुमार जी ने समर्थन नहीं किया, तो किशोर कुमार के ऑल इंडिया रेडियो पे गाने बंद कर दिए। और दूसरी ओर देखो, आप लोग तो जेनजी वाले सब, दिलजीत दोसांझ ने हमारे खिलाफ किसान आंदोलन में और बाकी जगह बहुत बोला है, फिर भी दिलजीत दोसांझ जब दिल्ली आए तो प्रधानमंत्री के निवास पर उनको बुलाया गया, वो भी आए वहाँ पर, और कितने चाव से, आपने देखा होगा वो वीडियो कि मोदी जी कितना सम्मान भी कर रहे थे, और जो गा रहे थे, शायद गुरबानी गाई थी उन्होंने, तो उस समय पर उनके संगीत के लिए कितना सम्मान उन्होंने पेश किया। पर ये इमरजेंसी की मानसिकता थी, ये इंदिरा गांधी ने किया। ये लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स। अभी आजकल इनका नया नारा है, वंचित, दुशोषित, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, पीड़ित। नसबंदी हुई 1 करोड़ लोगों की, सबसे ज्यादा नसबंदियां किसकी हुई, किस इलाके में हुई? ये तुर्कमान गेट पे कौन रह रहे थे? तुर्कमान गेट पे जिसका सफाया कर दिया गया और बिना पूछे नसबंदियां की गई। आप बताओ, मैं आपको बिना पूछे आपसे आपका फोन छीन लूं तो आप कितना गुस्सा हो जाएंगे? मैं आपको पूछे बिना आपकी कलम ले लूं, माइक ले लूं आपके हाथ से, आप थोड़ा ये हो जाएंगे यार मेरे हाथ में माइक था, मेरा ले लिया। भाई, लोगों की जनरेशन नष्ट कर दी भाई आपने, बिना पूछे स्टेरिलाइजेशन फोर्स्ड कर दिया। ये मानव अधिकार में नहीं आता क्या? अब मानव अधिकारों को इतना बढ़ाना। तीसरा उदाहरण देखिए, आजकल तो क्या है, नेता प्रतिपक्ष, बोलने नहीं दिया जाता राहुल जी को, बोलने नहीं दिया जाता। राहुल जी बोलना चाहते हैं, राहुल जी 15 मिनट बोलेंगे तो अर्थक्वेक आ जाएगा, आप इसलिए बोलने नहीं देते। राहुल जी देश में रहेंगे तब तो बोलेंगे, अब मलेशिया में घूमेंगे तो कैसे बोलेंगे? एनीवे, एक वेकेशन मोड वाले, हम वर्क मोड वाले। तो एनीवे, राहुल जी जब आए पार्लियामेंट में, एलओपी बने हैं, एलओपी ने बहुत बार बोला है, अनेकों विषयों पे बोला है, कहाँ बोलते हैं, कहाँ रुकते हैं, वो किसी को नहीं पता। एक बार शुरू तो कहीं और, कहीं से कहीं चले जाते हैं। एनीवे, उन्होंने बोला। आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगी तो पूरे देश के विपक्ष को काल कोठड़ी में बंद कर दिया गया, यहां तक कि जेपी को भी जेल में बंद कर दिया। उसके बाद जेपी जब निकल कर आए, उनकी सेहत इतनी खराब हुई कि वो ज्यादा दिन हमारे बीच नहीं रहे। उस पर तो एक अलग थियरी चलती है और सोशलिस्ट चलाते हैं, मैं नहीं चलाता हूं, सोशलिस्ट। जो आजकल इनके जो पार्टनर बने ना बिहार में, बिहार वाले पार्टनर ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था भाई। क्यों मीसा रखा था लालू जी ने? लालू जी वॉज अगेंस्ट द इमरजेंसी। जेपी के जो लोग थे उनकी टीम में, तो उसमें लालू जी थे, मुलायम जी थे, सुशील मोदी वगैरह ये लोग थे। ये सब सोशलिस्ट ब्रांड के नेता, ये सोशलिस्ट ब्रांड के नेता जिन्होंने गांधी मैदान में एक बार खड़े होकर जनता आती है, सिंहासन खाली करो, इंदिरा बोला था, उस गांधी मैदान में खड़े होकर अब बोलते हैं कि सिंहासन खाली करो मोदी, इंदिरा का पोता आता है। गजब है। तो हम डिबेट में थे, तो मैंने बोला बाकी सब, उनकी एक प्रवक्ता आजकल आती है, बहुत वो वायरल हो रही है,
जानती हैं? मैंने बोला वो सब तो ठीक है, आप अब राहुल जी नेता मान गए, सर्वमान्य नेता है आपके, तो यस ही विल बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मैंने बोला कम से कम मीसा जी का नाम तो बदल दो। कितना एम्बैरेसिंग होगा ना, राहुल जी बोलेंगे हाय हाउ यू व्हाट्स योर नेम, आई एम मीसा। मीसा वेरी नाइस नेम, कहाँ से निकला? सर वो आपकी दादी माँ ने एक लॉ लाया था, फिर हमारे पिताजी को जेल में डाल दिया था, 19 महीने जेल रहे, तो उनको लगा ये ऐसा काला कानून है कि बेटी का ही नाम इस कानून पे। ओ अच्छा छोड़ते, बाद में बात करेंगे हम। भाई मीसा नाम है उनका, स्वर्गीय मुलायम जी को जेल में डाल दिया 19 महीने, और आप कह रहे हैं, और इंदिरा जी वॉज वेरी डेमोक्रेटिक, राहुल जी डेमोक्रेटिक, नेहरू जी ने लिरिक्स राइटिंग अच्छी लगती है आपको? लिरिक्स, रेड टी शर्ट तो हर चीज में हाँ सिर मुंह। मजरू सुल्तानपुरी का नाम सुना किसी ने? मजरू सुल्तानपुरी का गाना पता है आपको? आप चलो स्पॉटिफाई कर देना। ये मजरू सुल्तानपुरी जी ने एक बार नेहरू जी को हिटलर क्या बोल दिया, तो चाचा नेहरू ने जेल में डाल दिया। अब यहाँ पे तो रोज छोटे से बड़ा क्या नहीं बोलता भाई, हिटलर हो मोदी, मोदी हिटलर है, मोदी हिटलर है, गजब है। और वो चाचा नेहरू डेमोक्रेटिक, और यहाँ पे मोदी जी जो है उनको क्या क्या नहीं बोला गया, वो अनडेमोक्रेटिक, गजब है। बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी पर पहला अंकुश आर्टिकल 19 पर जो पहला रिस्ट्रिक्शन लाने का काम किया नेहरू जी ने, वो डेमोक्रेटिक। और यहां पर जो है इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको जो बोलना है बोलता रहे और वीडियो बना के पत्रकार बन जाए, तो यहां पर हम अनडेमोक्रेटिक। अच्छा इंदिरा जी ने तो मीडिया पे सेंसरशिप ही लाया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपना ऑपेड कॉलम ब्लैंक रखा, क्योंकि उनको आदेश जाता था दफ्तर से कि ये लिखना है, ये नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। मीडिया के कई पत्रकार, 250 पत्रकारों को जेल। राजनाथ सिंह जी, आपने उनका पॉडकास्ट देखा होगा स्मिता जी के साथ, स्मिता प्रकाश के साथ। राजनाथ सिंह जी को जेल में डाला था, उनकी माताजी का देहांत हुआ उस समय। राजनाथ जी को अपनी माताजी के अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कारों के लिए जाने का अवसर नहीं मिला, और जेल में ही उन्हें वो सारे क्रियाक्रम करने पड़े। ये हमको सिखाएंगे क्या? और ये सारी चीजें की गई है विपक्ष के साथ, जुडिशरी के साथ, कमिटेड जुडिशरी का नारा, सुपर सेशन ऑफ जुडिशरी, जिस प्रकार से दबाव लाकर मीडिया को धमकाना, और संविधान के साथ सबसे बड़ा जो खिलवाड़। आपने 42nd अमेंडमेंट के बारे में सुना है? आज तो ये कहते हैं ना संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, तब तो संविधान की मूल भावना, आत्मा, शब्द सबके साथ खिलवाड़ किया गया। जुडिशरी का जो राइट होता है जुडिशियल रिव्यू का, उसको छीन लिया गया। प्रधानमंत्री पर कोई केस नहीं चल सकता, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि प्रधानमंत्री कन्विक्ट हुई, ये चेंज कर दिया गया। इमरजेंसी लग सकती है आर्म जो भी है अपना डिस्टर्बेंस के नाम पर, इसको और रीइंफोर्स किया गया। लोगों की प्रॉपर्टीज के ऊपर अधिकार हमारा हो जाएगा, ये प्रावधान लाए गए। रातों रात संविधान का पूरा चेहरा बदल दिया गया, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये किया गया। अब आप तय करिए कि ये अधिनायकवाद था या ये बिल्कुल सही था। धन्यवाद सर, आपके जवाब इतने भड़कते हैं कि मैं ही मेरे सवाल को लगा हुआ लोकतंत्र की असली ताकत कौन है? संविधान, न्यायपालिका या जनता का सड़क पे उतरना आपके हिसाब से? इसका तो मैंने जवाब दे ही दिया है। जागरूक नागरिक लोकतंत्र का असली प्रहरी है। एन इन्फॉर्म्ड, अवेयर, डिलिजेंट सिटीजन इज द ट्रू सेवियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि सिटीजन जब अवेयर होगा, सिटीजन जब अलर्ट होगा, तो उसके पास जो प्रक्रियाएं संवैधानिक ढांचे में दी गई है, और ऐसा नहीं है कि केवल 5 वर्ष में एक चुनाव की व्यवस्था है। संविधान में बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे कि आप शांतिपूर्वक तरीके से नागरिक होते हुए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं, यदि कोई संवैधानिक तरीके से गलतियां कर रहा है। आपके पास जुडिशरी में जाने का, PIL डालने का, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, आप बोलेंगे कि भाई ये PIL जो है कोई हर व्यक्ति तो डाल नहीं सकता, इसीलिए PIL जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि एक ऐसी घटना हो रही है जिससे कि
हम सभी लोग प्रभावित हैं। हम में से कोई भी एक जागरूक नागरिक एक PIL डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई कर सकती है और अल्टीमेट आर्बिट्रर की इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा इस पूरे मामले में, यहां तक कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानूनों में भी इस पर भी जो आर्बिट्रर है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो कोर्ट के पास ये अधिकार है, तो जुडिशियल पावर है, नागरिक के पास वोटिंग पावर है, और इसके अलावा हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट भी है, राइट टू एक्सप्रेस भी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड राइट टू फ्री स्पीच भी है। और उसका भी अधिकार करते हुए संवैधानिक ढांचे में रहते हुए हम सत्ता परिवर्तन जरूर कर सकते हैं, पर सत्ता परिवर्तन का मतलब देश की संवैधानिक व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हो सकता। ये नहीं कहा जा सकता। एक इंटरेस्टिंग बात तो बताना ही भूल गया, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आपको पता है अभी कुछ दस्तावेज और किताबें निकली हैं जो दबाई गई थी, अब निकला है कि केवल इनका काम इमरजेंसी लगाने तक का नहीं था। ये बोलते ना कि भाई कांग्रेस से पूछो कि इमरजेंसी लगाई, तो इमरजेंसी उठाई तो भी इंदिरा जी ने। अब पता चला है संजय गांधी के रिकॉर्ड से कि संजय गांधी ने शायद ये खुशवंत सिंह जी से या और किसी पत्रकार से कहा था, और वो नोटेड है कि उनके मन में तो ये था कि 30-40 वर्ष अब चुनाव तो होने ही नहीं इस देश में। और उन्होंने ये भी तय किया था कि हमारी जो करंट फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इसको पलटकर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ वन पार्टी डेमोक्रेसी करना है। वन पार्टी डेमोक्रेसी मतलब जब वन परिवार पार्टी है वो वन पार्टी डेमोक्रेसी मतलब बने कोई भी अध्यक्ष वो है तो चलाने वाले तो एक ही है परिवार के। तो वन पार्टी डेमोक्रेसी एंड नो इलेक्शन फॉर 30-40 इयर्स, ये इनका प्लान था, सिनिस्टर प्लान था। तो सोचिए कि अगर लागू हो जाता तो क्या होता। तो मुझे लगता है कि एक जागरूक नागरिक ही संविधान की रक्षा, संविधान की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, और इसलिए जागरूक नागरिक को दिग्भ्रमित ना किया जाए, उसको फॉल्स नैरेटिव में ट्रैप ना किया जाए, विदेशी स्पॉन्सर्ड नैरेटिव्स में यहां पर उसको उलझाया ना जाए। ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि सही चीजें नागरिक तक पहुंचे ताकि वो तय कर सके कि क्या सच में वोट चोरी है या ये केवल और केवल सच्चाई की चोरी हो रही है। जी धन्यवाद शहजाद। जैसे कि आपने बोला कि फॉल्स एलिगेशन पे जो बीजेपी के ऊपर मेरा ये आखिरी सवाल है पॉडकास्ट का। जो बीजेपी विपक्ष बोलता है कि बीजेपी एक रिलीजन की पार्टी है, रिलीजन के बेस पे डिवाइड करती है ये पार्टी, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि इस सवाल का सबसे बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि आप भी पहले कांग्रेस के साथ फिर बीजेपी में आए, तो अब ये रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं बीजेपी, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो इस पे आपका क्या? देखिए, जब आपके पास कुछ तर्क नहीं होते तो आप ऐसे ही एलिगेशन लगाते हैं जिसमें कोई सिर पैर नहीं होता। सबसे पहले तो आपके सामने उदाहरण बैठा है कि आपने भी इमरजेंसी पे बातचीत करनी है तो भारतीय जनता पार्टी में से किसी को चुना तो मुझे ही चुना। दूसरी बात, थोड़े आंकड़ों पे और फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, क्योंकि फैक्ट्स के बिना हवाई बातें करूंगा तो आप बोलेंगे वही रेटोरिक आप बोल रहे हो। फैक्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, स्टेटमेंट है, इसको अभी टेस्ट करते हैं। सबसे बड़े दंगे मुसलमानों के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर आप देखो तो कौन से हुए? हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, जलगांव, दिल्ली में सिख नरसंहार किसके जमाने में हुआ? सब कांग्रेस के। आप बोलेंगे गुजरात में भी हुए, बिल्कुल, गुजरात में भी 2002 में दंगे हुए, वो तो सुप्रीम कोर्ट तक गया ना, और सुप्रीम कोर्ट में आपका आरोप था ना कि मोदी जी ने ही दंगे करवाए। वहां से उनको कोई भी नेगेटिव चीज नहीं मिली, क्लीन चिट मिली। अब आप मुझे बता दो कि हाशिमपुरा में कौन जिम्मेदार पाया गया, भागलपुर में कौन जिम्मेदार पाया गया? भागलपुर में दंगे हुए, उसके बाद कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई बिहार में। हाशिमपुरा में दंगे हुए, उसके बाद कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई उत्तर प्रदेश में। अभी मुंबई में 92-93 में जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसके बाद दंगे हुए थे, कांग्रेस पार्टी उन दंगों में पता है किसको दोष देती थी? चिल्ला चिल्ला के कृष्णा रिपोर्ट भी बनाई थी, उद्धव सेना के पिताजी को, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे को। अब स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे के ऊपर आपने इतने आरोप लगाए, उनकी पार्टी पे लगाए, आज कांग्रेस का अलायंस पार्टनर कौन है महाराष्ट्र में? उद्धव सेना। गजब का सेकुलरिज्म है भाई, समझ रहे हो आप? उद्धव सेना मुसलमानों के खिलाफ थी, ये कांग्रेस का आरोप 1990 के दशक में,
उद्धव सेना के महान लोगों का स्टेटमेंट था, संजय राउत का तो आज भी स्टेटमेंट है कि मुसलमानों का वोटिंग अधिकार ले लो। ये इसके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट और डिनाई नहीं किया उसने। ये सेकुलर पार्टी, कांग्रेस अलायंस पार्टनर विद फुरफुरा शरीफ, पार्टी भी नहीं, सीधा रिलीजियस बॉडी के साथ बंगाल में, ये सेकुलरिज्म है। कांग्रेस इन अलायंस विद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो कि मुस्लिम लीग से ही निकली हुई है, चाहे ये जितना भी डिस्टिंग्विश करे। वही जिन्ना की मुस्लिम लीग का यहां पे अंश बचा था, उसने केरल में मुस्लिम लीग बनाई, उनके साथ अलायंस कर दे, जमाते इस्लामी के साथ अलायंस कर दे, कांग्रेस सेकुलरिज्म। और ये तरीका है इनका। और उद्धव सेना से लेकर फुरफुरा शरीफ तक इनके अलायंस, पर कांग्रेस सेकुलर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सबसे कम्युनल स्टेट आपके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बोलेंगे गुजरात। ये गुजरात में तो इनकी तो दाल गलती नहीं है 95 से। और अगर बोलेंगे सबसे सेकुलर स्टेट तो बोलेंगे बंगाल। देखो यहाँ पे बीजेपी कभी सत्ता में नहीं है, यहाँ पे पहले कांग्रेस के बाद 34 साल लेफ्ट, और अब ममता जी 11 से। बंगाल और गुजरात के मुसलमानों की तुलना कर दो 10-12 पैरामीटर्स पर। किसके पास ज़्यादा पैसा है, कौन ज़्यादा पॉवर्टी में है, किसका हेल्थ इंडेक्स बेटर है, किसका बैंकों में खाता और फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़्यादा है, कौन जो है जिसको पब्लिक सेक्टर जॉब में। आप बोलेंगे ये सब तो चलो वहाँ की सोसाइटी ज़्यादा एडवांस्ड है, पर बंगाल भी एडवांस्ड है भाई। बंगाल तो रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है। तो आप बोलेंगे, तो मैं बोलता हूँ चलो पब्लिक सेक्टर जॉब में क्या भूमिका है। गुजरात में 9% मुस्लिम और उनकी शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब, जो पूरा सरकार के हाथ में 9%। बंगाल में मुस्लिम 25% कम से कम, शेयर इन पब्लिक सेक्टर जॉब 2%। पर वो सेकुलर है, हम कम्युनल है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। भाई साहब आप मुसलमानों को कुछ बनाते नहीं, मुसलमानों को मंत्री नहीं बनाते, मुसलमानों को टिकट नहीं देते। ठीक, स्पोक्स पर्सन बना दिया, आप टिकट नहीं देते। ठीक है, इसका भी तर्क देते। आप तो मुसलमानों के बहुत बड़े हमनवा है ना, आप तो प्रो मुस्लिम हो। तो आप बता दो, बिफोर एडवेंट ऑफ मोदी ऑन नेशनल सीन, ठीक है, उससे भी पहले, बिफोर एडवेंट ऑफ मोदी इन गुजरात का सीन, 2004 से पहले की बात कर रहा हूं। 1952 फर्स्ट लोकसभा से लेकर 2004 तक की लोकसभा, दैट मीन्स नो बीजेपी, मच बीजेपी, वाजपेयी जी का टेन्योर था, नो मोदी एट ऑल, इवन इन गुजरात। शेयर ऑफ मुस्लिम्स इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 15%, शेयर ऑफ मुस्लिम इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 4%। मोदी ने रोका क्या? मोदी ने रोका आपको? बनाते ना आप। अभी लोकसभा के चुनाव हुए 24 के, महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों को दिया? वहां पे 12% मुस्लिम। राजस्थान में कितने दिए? वहां पे 9% मुस्लिम। मध्य प्रदेश में कितने दिए? कांग्रेस ने, इंडिया अलायंस ने। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ में कितने दिए? झारखंड में कितने दिए? कर्नाटक में कितने दिए? आप बताओ ना, आप उदाहरण तो पेश करो। और सबसे मजेदार फैक्ट, भारत में जम्मू कश्मीर छोड़कर लास्ट मुस्लिम सीएम पता है कब बना है? 1980s में। किसी नॉन जम्मू कश्मीर इज मुस्लिम बाउल, तो उसको हटा देते 1 मिनट। पूरे भारतवर्ष में लास्ट, मुझे लगता है असम में और महाराष्ट्र में आंटुले जी और असम में कोई बना था, लास्ट मुस्लिम सीएम अगर कोई बना है तो बना है 1980s में। 90s में तो कोई, 90s के बाद कोई नहीं बना। आप क्यों नहीं बना देते भाई? अभी तो हिमाचल में भी जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटक में जीते। भाई तेलंगाना में तो आप बोल रहे थे ना कि दलित 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 दलित, बनाते दलित को नहीं बनाया आपने। हम यहाँ पे आदिवासी समाज से बहन को राष्ट्रपति बनाते हैं, हम यहाँ पे ओबीसी समाज से प्रधानमंत्री बनाते हैं, हम ओबीसी समाज से वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं। जो मुसलमानों में जो माना जाता है सबसे अति पिछड़ी जो समाज, जिसको कहते हैं जो सबसे अनरिप्रेजेंटेटेड, वो समाज को, जो गुजर समाज है, अनरिप्रेजेंटेड इन द एंटायर पर्सपेक्टिव ऑफ मुस्लिम्स, वो समाज से हमने उनको बनाया है राज्यसभा का सांसद। आपने उसके ओनर से भी किसी को नहीं बनाया। आप क्यों नहीं बनाया भाई? आपको किसने रोका? आप पार्टी का अध्यक्ष बना दो, आप अगले प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना दो, राहुल जी को हटाओ और बोलो कि हमारा अगला दावेदार ये फलाना होगा। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट पे। लॉजिकल तो मैंने एड्रेस किया, टेक्निकल पे आते। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया कोविड में। 80 करोड़ में से आज यहां पे बैठी हुई जनता मुझे एक उदाहरण बता दे कि मोहम्मद को नहीं मिला, मोहित को राशन मिला। मैं अभी माफी मांगता हूं। 13 करोड़ टॉयलेट बने। वो टॉयलेट ये नहीं पूछने गए कि नाम शिल्पा है, मैं बन जाता हूं, सुल्तान है नहीं बनूंगा।
एक उदाहरण बना दो, बता दो कि भाई एक मुस्लिम घर में या एक क्रिश्चियन घर में टॉयलेट नहीं बना हो तो मैं अभी यहाँ पे माफी मांगता हूं। नल से जल 11 करोड़ लगे, एक उदाहरण बता दो। अमर के यहाँ पे भी लगे, अकबर के यहाँ पे लगे, एंटनी के यहाँ पे भी लगे। आपने तो ना अमर की चिंता की, ना अकबर की, ना एंटनी की, आपने केवल रॉबर्ट की। रॉबर्ट की चिंता नहीं करनी ना, अमर अकबर एंटनी तीनों की करनी है। हाँ, तो गरीबी, गुर्बत, दंगे और गेटोस, इसके अलावा कांग्रेस ने किया क्या मुसलमानों के लिए? और हमने, अब बोल रहे रिप्रेजेंटेशन, मंत्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन सी पोस्ट होती है? और खास करके बीजेपी के पूरे पैराफेनिलिया में बीजेपी को क्या माना जाता है? नेशनल सिक्योरिटी पे अति स्ट्रांग पार्टी, एकदम स्ट्रांग नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड। आईबी का चीफ, रॉ का चीफ, एनएसए, ये पोजीशंस आप देखेंगे तो सभी लोग मानते भी है कि दे हैव ए ह्यूज पोजीशन इन द एग्जीक्यूटिव। पीएम के बाद उन्हीं को माना जाता है। इस देश में आईबी चीफ थे आसिफ इब्राहिम 2014 में। अगर हम एंटी मुस्लिम होते तो अगले दिन आसिफ इब्राहिम को बोलते साहब आप चलिए आगे, हम बनाते जिस पे हमको भरोसा है। हमने आसिफ इब्राहिम को उनका पूरा टेन्योर करने दिया और यही आसिफ इब्राहिम स्पेशल ऑनवॉय ऑफ भारत, मोदी के नए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्पेशल ऑनवॉय के रूप में गए। सैयद अकबरुद्दीन हमारे यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर बने। क्या हम मुसलमानों के खिलाफ है? ये किस मुंह से बोलते हैं? जिन्होंने सिखों को मारने के बाद कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, और सज्जन कुमार को और जगदीश टाइटलर को अपनी पार्टी में रखा। ये शुभ चिंतक है अल्पसंख्यकों के, और हम जो है अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को तथ्यों के आधार पर एनालिसिस करके स्टेटमेंट देना चाहिए, और कांग्रेस के पास इस स्टेटमेंट का कोई जवाब नहीं है। और बाकी सब तो छोड़ दो, मुसलमान को अगर कभी, मेरे जैसे मुसलमान को अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है तो कांग्रेस थी। मैं डिबेट में जाता था कांग्रेस के ज़माने में, एक्टिविस्ट बन के जाता था, तो कांग्रेस की तरफ से फ़ोन आते थे मीडिया को कि इस पूनावाला को बुलाया तो तुम्हारा खर्चा पानी बंद कर देंगे, तुम्हारा दाना पीना बंद कर देंगे, इसको तुरंत पैनल से हटाओ। और जो बीजेपी के खिलाफ मैं घुल खुल कर बोलता था, मेरे सारे स्टेटमेंट भी ये लोग वायरल करते हैं, बोलता हूं मूर्खों ये स्टेटमेंट कन्फर्मेशन है कि बीजेपी मुस्लिम विरोधी भी नहीं है और बीजेपी में टॉलरेंस है कि भाई मैंने उसकी इतनी निंदा की, इतनी टीका टिप्पणी की, क्या क्या नहीं बोला बीजेपी को, फिर भी उस बीजेपी ने ना कभी मेरे खिलाफ कॉल किया, ना मुझे कभी हटाने की कोशिश की। उल्टा बीजेपी को जब लगा कि ये परफॉर्मिंग है, ये परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उन्होंने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। और जिस गांधी परिवार के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, उस गांधी परिवार ने मुझे जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया। ये हकीकत है। तो मुसलमानों की चिंता तो ना करें, कि मुसलमानों को मारा है तो ये सेकुलरिज्म की राजनीति नहीं मारा है। इसीलिए आज, और हज 1 लाख लोग जाते थे, आज हज की जो कोटा है वो बड़ा है। महरम के बिना हमारी बहनें जा सकती है। मुसलमानों में मुसलमान महिला मुसलमान मानते कि नहीं मानते? 3 तलाक के कुकृत्य से 50 मुस्लिम देश में 3 तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म है। भारत में बना हुआ था क्योंकि कुछ कट्टरपंथी चाहते थे, उससे उनको राहत मिली है। और अगर भाई मोदी जी इतने एंटी मुस्लिम हैं, हाँ, मैं तो आर्मी वालों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर देखते ही नहीं। पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी एंटी मुस्लिम है, लास्ट स्टेटमेंट इस पे, मोदी जी को 27 नागरिक पुरस्कार मिले, राष्ट्रीय नागरिक सर्वोच्च पुरस्कार। उन 27 में से 7 पता है किसके मिले? सऊदी अरेबिया, जहां पर मक्का मदीना है मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा पायस। पैलेस्टाइन, जो कहा जाता है कि मुसलमानों के बीच सबसे इमोशनल इशू है। इजिप्ट, जिसकी कायरो यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि मुस्लिम थॉट प्रोसेस की प्रोजेनिटर क्रिएटर है। बहरीन, यूएई, जिसको माना जाता है सबसे संपन्न देशों में से है। अफगानिस्तान, जिसको माना जाता है सबसे ऑर्थोडॉक्स देश में है। और मालदीव्स, जिसको माना जाता है कि कल तक बोल रहे थे इंडिया आउट है, अब वो मालदीव्स के ही भाई साहब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे के प्रोग्राम में आए और मालदीव्स बोलती है कि इंडिया आउट नहीं, इंडिया के लिए रेड कारपेट है, पूरा कैबिनेट खड़ा था मोदी जी के स्वागत सत्कार में। और ये मुस्लिम बहुल देश है। तो ये सब मुस्लिम विरोधी देश है क्या, सऊदी से लेकर मालदीव्स? नो सर, कोई फैक्ट पे बात नहीं करनी, केवल अपना जो है जीएसटी 2.0 पे बहुत सारा टैक्स तो घटा है, झूठ बोलने पे तो टैक्स नहीं है ना। मैं निर्मला जी से रिक्वेस्ट करता हूं, इसको 40% वाली कैटेगरी में डाल दो। इतना टैक्स है कांग्रेस से खन 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 आएगा कि उसी में देश का भला हो जाएगा।
सर, आपके इतने इम्पैक्टफुल आंसर सुनकर आई वुड लाइक टू कंक्लूड विद लास्ट क्वेश्चन। आप पे तो इम्पैक्ट कर रहा है, राहुल जी पे कब करेगा? सवाल तो यही है ना। लेते हैं NSY वाले पहले लेना। सर, आपको व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक टिप्पणी में एक्टिव होने की प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे मोदी जी से मिलती है, खुशी मुझे राहुल जी से मिलती है। अगर राहुल जी नहीं होते तो भारत की राजनीति कितनी ड्राई होती ना, इतना बोरिंग सा हो जाता, रील किसकी बनती। तो राहुल जी भी प्रेरणा है एक तरीके से। ये वाला भी आधा मत काटना सुप्रिया जी, आप वो मेरी माँ का भी बर्थडे का खंडन कर दिया, यहाँ पे भी खंडन कर देंगे। धन्यवाद सर। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम ऑडियंस? रेड टी आई एम नॉट रेड टी शर्ट को दो भाई, इसको सारे जवाब भी पता है, सवाल भी पूछेंगे। जी। I'm Dave from Satyavati College, first year, studying political science. Sir, what are the qualities you believe our generation need to adopt to make sure the condition of emergency doesn't get repeated ever in modern times? नहीं, एक एक करके ले लेते, 3-4। कितना समय आप लोगों के पास? आपको कितने बजे डिस्कस करना? ठीक है, 10-15 मिनट हम ले सकते हैं। आप बैठिए। जैसे मैंने आप मेन क्वालिटी ना, इसको मैं कहूँ माउंटेन ड्यू की भाषा पे, तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ये क्वालिटी मेन है। माउंटेन ड्यू का जो स्लोगन है ना, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अक्ल लगाओ। ये सूत्र है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सोशल मीडिया के एडवेंट से एक तरफ तो हमारे पास टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है, पर जितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है उतना इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन का भी ओवरलोड है। तो कौन सा सही इंफॉर्मेशन है और कौन सा गलत इंफॉर्मेशन है, कौन सा फैक्ट है, कौन सा फिक्शन है, कौन सा रियलिटी है, कौन सा प्रोपेगेंडा है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है। और इसमें भी टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। आप डीप फेक भी बना सकते हो। आजकल तो अरे ऐसे फोटो डालते हैं कुछ समझ में नहीं आता, और उसके नीचे कैप्शन लगाते हैं, सम पीपल विल कॉल इट फेक। अरे फेक ही है। अब तुम्हें कहाँ शाहरुख खान गले लगा रहा है भाई? तुम कहाँ लगने लगे शाहरुख खान के गले? हंसराज के होंगे पर शाहरुख खान के गले नहीं लग पाओगे। पर उसमें मैंने एक दिन देखा शाहरुख खान, मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसके साथ फोटो में मैंने बोला ये क्या है भाई, ये तो पहुंची हुई निकल गई शाहरुख खान से, वो भी। फिर नीचे लिखा था कि यू सम पीपल में कॉल इट फेक। फिर मैंने वो फोटो उठाया और मैंने AI वाले ऐप में डाला, तो तुरंत निकला कि भाई दिस इज अ AI जनरेटेड। तो इट इज ईजी टू फूल बट इट इज ईजी टू फैक्ट चेक ऑल्सो। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स मैडम ये चैट GPT पे सब लिखते हैं। आपको बताते मेरी मेहनत है। एकदम देखकर पता चल जाता है कि चैट GPT ने लिखा है कि तो कॉमा तो हटा दिया करो, और वो अपने हिसाब से कॉमा डाल रहा है, तुम उसी के कॉमा को चला रहे हो। हमको नहीं समझ में आता तुम्हारा चैट GPT का लिखा हुआ, सबको समझ में आता है। तो ये वो चैट GPT चिपकाते हैं, तो हमको वो भी पकड़ना आता है। तो पकड़ना है आपको सच, झूठ में से फिल्टरेशन करके झूठ का फिल्टर हटाओ और सच देखो। क्योंकि हमारे यहाँ पे LOP का मतलब पता है क्या हो गया? एक तो है लीडर ऑफ पार्टी नहीं, पार्टिंग। बैंकॉक में पार्टी, मलेशिया में पार्टी, थाईलैंड में पार्टी, जहाँ मिले वहाँ पार्टी। लीडर ऑफ पर्यटन पे रहना है। और तीसरा है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा इतना फैलाते हैं, मतलब कि सच को झूठ और झूठ को सच बता देते हैं। तो इसीलिए इसको फैक्ट चेक करके एक इन्फॉर्म सिटीजन बनना है। इन्फॉर्म सिटीजन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से और हर चीज़ पर इंस्टेंटली आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। ये मेरी सलाह है, एडवाइस है। क्योंकि अगर वैसा होता है तो हमने दुष्परिणाम उसका देखा है। पर मैं 2-4 दिन पहले तक घबराया हुआ था, पर जो फिर वो हुआ है ना डूसू में और डूसू के बाद HCU में, अब मैं संतुष्ट हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है कि हमारा जेन Z जो है वो कभी भी जेन D जनरेशन दरबारी के बहकावे में नहीं आने वाला है। जी, अगला सवाल। किसी को जो सवाल पूछ रहा है ये भी बता दे कि सवाल स्क्रीन विन नहीं किया है, ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
हेलो सर, मैं संस्कार बजाज बीकॉम ऑनर्स का छात्र हूँ हंसराज कॉलेज से। सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या कभी पार्टी लाइन की आइडियोलॉजी को सामने रखते समय आपने सच्चाई से समझौता किया है? आप इतने मासूम है कि मैं बताऊंगा भी नहीं। बैठ जाओ भाई, तुम्हारी मासूमियत पे मैं फिदा हूँ। नहीं, करना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे संस्कार ही है ना आपका नाम। हमारे यहाँ पे संस्कार हमें जो प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, अमित जी देते हैं। हमारी पार्टी की मूल विचारधारा ही नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। ये चाहे आप संघ परिवार की देख लो या हमारी पार्टी की, संगठन की देख लो, ये दोनों जगह यही है। और इसीलिए कई ऐसे मुद्दे, ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, आपको कई बार फ्रस्ट्रेट, जो भाजपा के कोर सपोर्टर होते हैं ना, कोर, उनको हमेशा लगता है यार भाजपा यहाँ पे स्कोर कर सकती थी, स्कोर क्यों नहीं कर रही, मैं रहता कर देता। वो इसलिए नहीं करती है क्योंकि भाजपा कई उदाहरण पे, मुझे भी लगता है, हम भी बोलते हैं अपने नेताओं से, हमें बोला जाता है कि यहाँ पर देश का हित देखना है, आपको पार्टी के हित से नहीं बोलना है। और आपको चेताया जाता है, बताया जाता है कि पार्टी का फायदा भी हो रहा है, तब भी आपको नहीं बोलना है, आपको देश हित में ही बोलना है, देश को ही आगे रख के बोलना है, देश के लिए ही बोलना है, चाहे उसमें पार्टी का भला हो या बुरा हो, पार्टी का नुकसान हो। हाँ, ऑफ कोर्स पार्टी का नुकसान करने के लिए नहीं बोलना, पर अगर पार्टी और देश में तुलना करनी है तो 99 नहीं 100 बार देश 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 देश, बस ये संस्कार है भाजपा के। तो इसलिए कभी ये स्थिति पैदा ही नहीं होती, हमें कभी झूठ बोलना ही नहीं पड़ता, हमें कभी कोई गलत तथ्य देना ही नहीं पड़ता। जो है वो है, जो गलती है वो गलती है, जो गलत है वो गलत है। जो गलती करता है हमारी पार्टी से भी तो गलत करता है, हम उसको चेताते भी हैं, उसको शोकॉज भी देते हैं, उसका खंडन भी करते हैं, कोई डिफेंड नहीं करता। वहाँ पे डिफेंड करते हैं। चारा चोरी में कन्विक्ट होने के बाद वो बोलते हैं कि हम संविधान के प्रहरी हैं। आपने जनता का, जनता क्या बैल गाय का माल लूटा है। और यहाँ पे अंतर देखिए, हमारे यहाँ पे नेता पकड़े गए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको निकाला पार्टी से, ये अंतर है दोनों में। वहाँ पे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्शन के बाद है। नमस्ते सर, मेरा नाम सुमित राजस्थान से हूँ। मैं आपको पिछले 3 साल से जानता हूँ, आपको और सुभाष जी को लगातार हम इवेंट देखते हैं। और मेरा सवाल यह है कि जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, वो मैच हो रही है एशिया कप में, तो लोग बाइकआउट करें कि देखना नहीं चाहिए, तो मैच तो लगभग आजादी के बाद से हुए हैं और आगे भी चलेंगे। तो इस बार ऐसी क्या बड़ी बात है, अगर मैच बंद होनी चाहिए तो पूरा प्रावधान है कि आगे वाले कभी मैच नहीं खेला जाएगा। अगर नई बात ये होनी चाहिए, इस बार बाइकआउट करें, T20 वर्ल्ड कप आएगा जैसे 2024 की शुरुआत हुई है, तो लोग मैच देखेंगे, मीडिया वाले भी दिखाएंगे कि लाइव है, देखो उसका मतलब उठान करेंगे। तो इस बार आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले तो 2 चीज़ों में अंतर करना पड़ेगा। एक होता है जब हम एक टीम के सामने खेलते हैं, या तो उनके देश में जाकर या उनको अपने देश में आमंत्रित करके, जिसको बायलैटरल कहते हैं। और एक होता है जहां पर इंडिया अपनी स्ट्रेंथ पर एक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस के लिए अपनी जाता है। अगर ये निर्णय है कि ऐसे मल्टीलैटरल, जो सेकंड वैरायटी के मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ, या सेकंड वैरायटी के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बॉयकॉट करना है, तो चलिए एशिया कप का जो उदाहरण दे रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जो नीरज चोपड़ा ने जैवलिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया उसमें भी पाकिस्तानी थे, नहीं करना चाहिए था। और ओलंपिक्स में तो पाकिस्तान तो रहेगा, तो ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दे, या दूसरे जो गेम्स होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स होती है, उसमें हम बॉयकॉट कर दे, या केवल ये एशिया कप में क्रिकेट मल्टीलैटरल में नहीं करना। क्योंकि बायलैटरल तो हम पाकिस्तान के साथ ना खेलते हैं, ना खेलेंगे, ना उनको यहाँ आने देंगे, ना हम उनके यहाँ कभी जाने वाले हैं। ये तो हमने स्पष्ट नीति ले ली। पर अगर हम लोग मल्टीलैटरल में ओलंपिक्स का बॉयकॉट करें, या हम मल्टीलैटरल में जो बाकी के वर्ल्ड टूर्नामेंट, वर्ल्ड चैंपियनशिप का बॉयकॉट करें, तो नुकसान किसका है? हमारे खिलाड़ियों का। भाई हमारा खिलाड़ी पाकिस्तान के सामने कम्पीट नहीं कर रहा, पाकिस्तान की तो क्या हैसियत है? ये हैसियत है क्या? मैच में देख लिया ना, हवा से ही उड़ाते रहे, हाथ से ही उड़ाते रहे, और कुछ तो कर नहीं पाए। हाँ, जितनी उनकी सिंदूर में नहीं हुई उससे ज़्यादा ठुकाई तो फील्ड पे हो गई उनकी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी तो हैसियत नहीं है हमारे सामने। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप बताओ कि क्या हमारे एथलीट्स को ओलंपिक बॉयकॉट करना चाहिए? हमारे एथलीट्स को मल्टीलैटरल टूर्नामेंट में नहीं जाना चाहिए? तो बता दो, स्पोर्ट्स बंद कर दो।
पर जहां पे हम निर्णय ले सकते हैं एज ए सरकार, हम पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, हम पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल स्पोर्ट नहीं खेलेंगे। पर इस चक्कर में हम अपने खिलाड़ियों का या भारत का जो एक लक्ष्य है कि हमारे देश में ओलंपिक्स हो, हमारे देश में मल्टीलैटरल प्रोग्राम्स हो, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि वहां पर हम भारत पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में जा रहा है, भारत कोई एक देश के परिप्रेक्ष्य में नहीं जा रहा। पर मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, जो लोग ये सवाल उठाने लगे ना, नाम लेकर चिन्हित करता हूं उनका डबल स्टैंडर्ड, हिपोक्रेसी। कहते हैं हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुखता से बोलने लगी प्रियंका चतुर्वेदी। अब प्रियंका जी मेरे साथ पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस में उनकी दाल नहीं गली तो वो उद्धव सेना में गई। उद्धव सेना में मातोश्री में जावेद मियांदाद को इनवाइट किया था। जावेद मियांदाद दाऊद इब्राहिम का रिश्तेदार है, संबंधी है। आप दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार को घर बुलाते हो और आप हमको लेक्चर पढ़ाते हो, तो अपने घर में दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदारों को तो मत बुलाओ। दूसरी कांग्रेस का तो नेशनलिज्म ऐसा जाग गया, भाई कांग्रेस हेजिटेट नहीं करती क्या कभी कुछ बोलने से पहले? हेजिटेट कांग्रेस? आपने तो पहलगाम में बोला पाकिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, पी चिदम्बरम ने, सैफुद्दीन सोज ने, रॉबर्ट जी ने, हिंदुत्व ने करवाया है। आपने पुलवामा में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, आपने समझौता में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, आपने 26/11 में कहा अजमल कसाब ने नहीं किया है, ये तो हिंदुओं की और आरएसएस की साजिश है। बुक निकाली आपने, और वो भी कलावा पहन कर आया था। तो शुक्र है कि तुकाराम ओमड़े साहब, शहीद बलिदानी तुकाराम ओमड़े साहब ने पकड़ा उसको जिंदा, वरना तो ये लोग तो पूरा चेप देते हिंदू टेरर, जैसे साध्वी प्रज्ञा पे डाल दिया था। अब वो निकला ना उसका सच, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा वाला। तो ये लोग कह रहे हैं, जिन लोगों ने 26/11 के बाद पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया था, और मनमोहन सिंह को तब के तत्कालीन एयरफोर्स चीफ ने बोला था, फली होमी मेजर ने बोला था, सर वी कैन नॉट टेक दिस, 170 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वी मस्ट टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। तो मनमोहन सिंह जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। हमने 26/11 के बाद वहां पर एक चींटी तक नहीं मारी, और उसका नतीजा ये निकला कि पुणे में ब्लास्ट, बेंगलुरु में ब्लास्ट, राजस्थान में ब्लास्ट, दिल्ली में ब्लास्ट, चेन्नई में ब्लास्ट, हैदराबाद में ब्लास्ट पे ब्लास्ट होते रहे। 800 से अधिक हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए, और हम मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस देकर आए। यहां तक कि मनमोहन सिंह जी शर्मल शेख गए और उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तो हम आतंकवाद कर रहे हैं, आतंकवाद में पाकिस्तान और भारत दोनों एक पटल पर, दोनों पीड़ित है, यह हवाना में बोलकर आए। और ये बाकी नहीं था, बचा नहीं था, तो सियाचिन ग्लेशियर भी पाकिस्तान ले लो, POK तो दे ही रखे थे, सियाचिन भी ले लो, ये भी तंग करने की तैयारी में थे। जनरल JJ सिंह ने रोका। और दूसरी ओर उरी किया तो हमने LOC पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा किया तो LOC पार करके बहावलपुर में बॉम्ब गिराया, बालाकोट स्ट्राइक किया, और पहलगाम किया तो 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस, सीमा पर नहीं पाकिस्तान के सीने पर जाकर हमने ब्रह्मोस मिसाइल गिराया। ये ताकत पहली बार किसी देश के न्यूक्लियर पावर देश से दिखाई है। और चुन चुन कर उन 26 महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया। अभी 2-4 दिन पहले वो आतंकी जो है, इनका जो जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, उसके गुर्गे रो रहे थे कि हमारे चिथड़े उड़ गए। अब पाकिस्तान कटोरा लेकर पैसा तो मांगता था, पानी भी कटोरे में मांग रहा है। और कोई भी न्यूक्लियर पावर देश में आज तक, अमेरिका जैसे देश ने भी ये हिम्मत नहीं जुटाई है कि न्यूक्लियर पावर, वो जो भी करता है वो नॉन न्यूक्लियर देश में करता है। हमने न्यूक्लियर पावर देश में घुसकर ऐसा मारा कि उनके 6 जेट डाउन हुए हैं। और 6 जेट के बाद किस प्रकार से सबसे बड़ा हिट हमने किया है, ये एयरफोर्स चीफ ने आकर बताया। पर फिर भी कुछ लोग हैं हमारे देश में जो नेशनलिज्म का बड़ा वो बोलते हैं, उन्होंने अभी भी फाइनली सेना का तो अपमान करते ही हैं, पर सेना का अपमान करते करते पाकिस्तान को ऐसा अपना भाईजान और कदरदान बताते हैं कि भाई पाकिस्तान को क्लीन चिट फिर से दे दी है उन्होंने पूरे पहलगाम मामले में। तो ये तो उनकी प्रवृत्ति है और वो लोग हमें बताते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये हंसराज कॉलेज के खाते में मत डालना सुप्रिया जी, मैं, ये मेरा स्टेटमेंट है। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस।
और ये इंडी कम, ये रावलपिंडी अलायंस ज़्यादा है। अब देखो वहाँ से आदेश आता है, यहाँ से। अब 2 दिन पहले ये कहते सिंदूर हमने रोक लिया किसी के आदेश पे। 2 दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट आया इनको, क्योंकि इनको MEA, DGMO, आर्मी, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, शशि थरूर, मनीष तिवारी, इनके भी नेताओं के बयान पे भरोसा नहीं है कि भाई हमने किसी के दबाव में नहीं रोका। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इशक दर, उसका बयान आया है कि भाई अमेरिका जब प्रस्ताव कर रहा था तो अमेरिका को भी रिजेक्ट कर दिया भारत ने, और भारत ने बोला कि द्विपक्षीय मामला है, हम जो भी बात करनी है वो पाकिस्तान से कर लेंगे। और फिर पाकिस्तान के DGMO ने गिड़गिड़ाते हुए हमारे DGMO को फ़ोन किया, और क्योंकि हम लोगों ने पहले से तय करके रखा था कि हम लोगों के लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स है मिलिट्री बेस और टेररिस्ट कैंप्स पे हमला करना, और ऑपरेशन सिंदूर को हमने पॉज किया, रोका नहीं। ये पूरी घटनाक्रम है, पर वो लोग अब क्रिकेट मैच पे ज्ञान दे रहे हैं, तो अच्छी बात है। अंधेरे में भी एक रोशनी छुपी होती है, हिम्मत के पंख लगते ही उड़ान खुली होती है। वो दिन याद दिलाते हैं डर से नहीं सोच से लड़ना है, सच और ज्ञान की रोशनी को कभी नहीं बांधना है। कल की कहानी है हमें आज सिखाती है कि जनरेशन को अपनी आज़ादी और उड़ान खुद पानी है। डर को छोड़ो, हौसले को गले लगाओ और अपनी सोच को आसमां तक ले जाओ। जैसा कि सर आपने कहा कि हम जेनजी जनरेशन है, और बिल्कुल सही कि हम इस विषय को सिर्फ अपनी हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते थे, उस पर आज यहाँ चर्चा करना और आपको सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि सभागार में बैठे मेरे प्यारे साथियों को काफ़ी कुछ समझ आया होगा और उनके सवाल और डाउट्स काफ़ी हद तक सॉल्व भी हुए होंगे। श्री शहजाद पूनावाला जी, आपके अनमोल विचारों के लिए हम दिल से आभारी हैं। आपने अपनी गहन समझ और अनुभव से हमें इमरजेंसी के उस युग के सच और सीख से अवगत कराया है। आपके जवाब सिर्फ ज्ञान नहीं, एक प्रेरणा का संदेश है जो हमारी जनरेशन के लिए हमेशा मार्गदर्शक रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही हमें समझना आभार प्रकट करते हैं। अब पूरे कार्यक्रम के लिए हमारी कृतज्ञता के शब्द हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी सोसाइटी के कन्वीनर श्री विकास जी को, जो आज नमस्कार आप सभी को। उसके बारे में समझाया, और एक बहुत ही वैसा विषय है जिसके बारे में जानना, समझना और उसको आगे अपने जीवन में उतारना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके 2 पहलू हैं, एक तो आपातकाल के जो तनाज़ा हैं उनके बारे में समझना, और दूसरी तरफ जो जिन्होंने उसको रोकने के लिए काम किया, जिसने बलिदान दिया चेपने से या अन्य लोग जो उसमें शामिल थे, उनसे एक सीख लेना। कि हमारे सर ने बार बार जिक्र किया कि जेनजी, और हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जेनजी ना सिर्फ लोकतांत्रिक हैं, बल्कि ये अपने आप में एक बहुत ही एक एडवांस लेवल की जेनजी है, जो टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हैं, बहुत विद्वान हैं, जिसे पूरी दुनिया डर रही है। आप लोगों को पता होगा अभी H1 वीजा को लेके क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। हम न सिर्फ लोकतांत्रिक हैं, बल्कि हमसे पूरी दुनिया भी डरती है। रोजगार के मामले में सबसे पावरफुल कंट्री जो अभी अमेरिका है, उसको भी हमारे युवाओं से डर लगता है कि हमारे युवा अगर आएंगे तो वहाँ उनके रोजगार छीन जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जेनजी लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकते हैं या सड़क पे आ सकते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे जेनजी से पूरा दुनिया डरती है। हमारे जेनजी से पूरा दुनिया को ये डर है कि हमारे रोजगार छीन जाएंगे, इसलिए वो अलग अलग तरीके से हमें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जेनजी न सिर्फ हमारे लोकतंत्र को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि जिन हमारे जो पड़ोसी राज्यों में डिस्टर्बेंस हैं, वो भी हमसे आगे आने वाले टाइम में हमसे सबक लेंगे, और वहाँ भी हम सुधार के कार्य, वहाँ भी लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य हमारे जेनजी आने वाले टाइम में करेंगे। तो सर को अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। इसके अलावा हमारे बीच में हमारी प्रिंसिपल आदरणीय रमा मैम नहीं है। रमा मैम का आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहा है, हमारे सोसाइटी को और हंसराज कॉलेज को उन्होंने हमेशा प्रोत्साहित किया ऐसे कार्यक्रमों को कराने के लिए जिनसे हमारे स्टूडेंट्स को फायदा हो, वो इससे कुछ सबक ले सके, इतिहास से सबक ले सके और ये जान सके कि गलत और सही के बीच में अंतर क्या है, आगे कैसे हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है और हमें अपने लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाना है। हमारा देश क्या है, आप लोगों को पता होगा, हम लोकतंत्र की जननी है और अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे जो बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सबसे लार्जेस्ट जो लोकतंत्र है वो हमारा देश है, डेमोक्रेसी। इसलिए हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे सीख लें। इसलिए हमने आज का ये कार्यक्रम रखा।
रमा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया और इस कार्यक्रम को करने के लिए हमें जो भी सुविधाएं चाहिए थी वो मुहैया कराई। इसके अलावा हम पूजा मैम हमारे बीच में हैं। पूजा मैम ने इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट किया, बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया मैम ने सर का समय लिया और सर हमेशा जब भी मैम सर को बुलाती हैं, सर हमेशा अपना समय देते हैं और हम अपने हिसाब से जब भी सर को याद करते हैं सर अपना टाइम देते हैं। आगे भी हमारे और भी विषय हैं जिसपे सर ने अपनी सहमति जताई है कि सर आएंगे, हमें जीएसटी का भी हम बात करेंगे। तो अगला कार्यक्रम हमारा जल्दी जीएसटी के ऊपर होगा। तो बहुत बहुत सर का धन्यवाद, पूजा मैम का धन्यवाद, रमा मैम का धन्यवाद। तो बहुत ही अच्छी तरह से इन लोगों ने कोऑर्डिनेट, हमारे बीच में दिलीप सर हैं, शुभम जी हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं हम सबको धन्यवाद देते हैं। आप सब लोगों का धन्यवाद, उड़ान सोसाइटी के सारे मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एक बार पूरी